झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, बच्चे बच्चे ठीक हैं। यही होता है ना, जब आप किसी से मिलते हैं तो इसी तरह ग्रीट करते हैं। वैसे मैं बच्चों के अम्मा अब्बा के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ जो भी मुझे देख रहे हैं ना मेरे व्यूअर्स, मैं हर माँ बाप को, जो एक मेरा बस चले, मैं हर माँ बाप को अवार्ड देना चाहती हूँ। ख़ास तौर पे उन माँ बाप को जो अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनके फ्यूचर के लिए इतना कोई कॉन्शियस होते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। और इसका दारोमदार लाइक इस पे नहीं होता कि अगर आपके पास पैसा है तभी आपका बच्चा कुछ अच्छा बन सकता है। बहुत सारी कहानियों में, बहुत सारी एक्चुअल ज़िंदगी में देखा गया है कि ट्यूशन्स पे जा रहे हैं बच्चे, बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं बन पाते जो वो बच्चे बन गए जिन्होंने अपना गुजारा, अपनी तैयारी स्ट्रीट लाइट में के लैब के नीचे बैठकर की है। वही मेहनत, वही जुस्तजू बच्चे कर रहे होते हैं, माँ बाप भी वही कर रहे होते हैं। एक वक्त का खाना नहीं उन्होंने खाना, लेकिन स्कूल की फ़ीस अदा करनी है, बच्चे को अच्छी से अच्छी जगह भेजना है। और बहुत सारे मैंने ऐसे देखे लोगों ने, बच्चों ने अपने घर की ज़िंदगियां तब्दील की हैं एजुकेशन की वजह से। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। अगर कोई ड्राइवर है और उसने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया तो वो अपनी लाइफ से 3 लेवल अप चला गया। अगर कोई रिक्शा चलाता है या कोई पियोन है और वो आला तालीम अपने बच्चों को दिलवा देता है, तो कभी कोई CSS ऑफिसर लग जाता है, कभी कोई मैंने अपनी आंखों से देखा है असिस्टेंट कमिश्नर लगते हुए एक ऐसे गरीब घराने के बच्चे को। और माँ बाप जो थे वो उनका बस नहीं चल रहा था कि वो दुनिया को क्या करें, बस उनका खुशी का कोई आलम नहीं था। जबकि उस घर में उस बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ बाप दोनों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। और अगर कपल समझदार होता है ना, या कपल का कोई एक बंदा समझदार होता है, माँ या बाप, तो वो अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बना देता है। और एजुकेशन से ही ज़िंदगियाँ बनती हैं, ये वाली बात तो है। तो मैं उन सारे पेरेंट्स को अवार्ड देना चाहूँगी जो अपने बच्चे ऐसे पालते हैं कि वो मुल्क के पिलर्स बन जाते हैं। कुछ ऐसे ही लोग आज हमने यहाँ जमा किए हैं। 2.5 घंटे का टाइम है, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे पाकिस्तान में हैं। वो कहते हैं ना, वो सवाल करते हैं ना, यार इतनी करप्शन, यार इतना ही बुरा हाल, कैसे चल रहा है ये मुल्क। तो मैं आपको एक छिड़का दिखाना चाहती हूँ कि इन्हीं लोगों की वजह से जो आज मेरे शो पे मौजूद हैं, इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं हमारे मुल्क में। सिर्फ ये है कि रिकग्निशन नहीं होती। ज़रा सा कोई वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पे तो उसका शुक्र है कि सोशल मीडिया की वजह से वो नज़र आने लगता है, वरना हमारे यहाँ टैलेंटेड लोगों को रिकग्निशन बड़ी मुश्किल से मिलती है। मगर मैं ये कहती हूँ कि इन्हीं लोगों की वजह से हमारा मुल्क चल रहा है। 14 अगस्त भी करीब है, तो मैंने कहा कि आज हम कुछ ऐसे ही पाकिस्तानी छिड़काव के साथ, सिर्फ इतने कम लोग मैं जमा कर पाई हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। मगर अगर मुझे मौका मिले पूरा वीक इस तरह की शो करने का, तो मुझे पता है कि मैं आराम से बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को यहाँ अंडर वन रूफ जमा कर सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ उनके बारे में। आज भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, उन कहानियों के पीछे कितनी मेहनत छुपी है, कितनी डेडिकेशन है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, ये जानने की कोशिश करूँगी। कामयाबी तो आप किसी फील्ड में भी चूज़ कर सकते हैं, बस देखना ये है कि क्या उस कामयाबी से सिर्फ आपको फ़ायदा हो रहा है या आपके मुल्क को भी। और यही सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आज का शो हमने डिज़ाइन किया है। तो जी, उन सारे पेरेंट्स को अवार्ड, सच्ची में सैल्यूट, जिन्होंने ऐसे बच्चों को परवान चढ़ाया, उनकी परवरिश की और उनके दिल में अपने मुल्क के लिए मोहब्बत डाली। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए आज इन मेहनती बच्चों को रिवॉर्ड और अवार्ड देने के लिए। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने आज आपको ये कहा कि वो सारे बच्चे जो यहाँ इस वक्त हमारे सामने सोफ़ों पे बैठेंगे, जाहिर है उनको हम एज ए सेलिब्रिटी लेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो एक ऐसा शख्स होता है जो बाकियों से डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। मैं उनको तो यहाँ बुला रही हूँ, लेकिन आज मैं उनके पेरेंट्स को सल्यूट करना चाहूँगी, रिवॉर्ड देना चाहूँगी कि उन्होंने इतने टैलेंटेड बच्चे एक तो पैदा किए, लेकिन साथ उनकी तरबियत ऐसी की कि वो मुल्क का नाम रोशन करने में आगे आगे। आइए, सबसे पहले इस लिस्ट में नाम ऑब्वियसली आएगा एक ऐसे शख्स का जिसने इंटरनेशनली हमारे मुल्क को मनवाया, मगर वो यहाँ मेरे सामने सोफे पे बैठने मतलब लाइक वो नहीं बैठ पाए, मेरे नसीब में नहीं था उनसे इंटरव्यू करना, मगर उनकी औलाद से मैं उनके बारे में जान सकती हूँ। जी हाँ, कुछ ही महीने पहले अली सतपारा, जिनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने दुनिया की 14 चोटियों में से 8 चोटियाँ सर की। एज अ माउंटेन क्लाइंबर उन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन करवाया। और 5 फरवरी को जब उनकी पूरी न्यूज़ वायरल हुई तो मैं उन्हें जान पाई, उससे पहले मैं उन्हें नहीं जानती थी। और ये मुझे दुख था, ये रेग्रेट था कि क्यों हम इतने टैलेंटेड लोगों को नहीं जानते, और क्या जब कोई इस दुनिया में नहीं रहता तभी उसको जानना चाहिए। ये एक कल्चर बन गया है हमारे मुल्क का, तो इसको हमें तोड़ना है। और इससे हमने ये सबक सीखा कि हमें लोगों को, टैलेंटेड लोगों को रिकग्नाइज़ कराना है। अली सतपारा के बारे में जानने के लिए उनके बेटे से बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं था। और आइए, इस पैकेज को दिखाने के बाद मैं आपकी मुलाकात अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा से कराती हूँ, मुल्क का एक और हीरो। पैकेज। पहाड़ों की आगोश में जाकर ऐसा सोया कि रहती दुनिया तक अपना नाम कर गया। अली सतपारा की ताज़ीम में जितने अल्फाज कहे जाएं यकीनन कम हैं। जो अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए इस कदर पुरअज़म था कि इस काम के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अपनी ज़िंदगी को बुलंदो बाला चोटियों के नाम किया और तकरीबन 14 चोटियां सर की। हाल ही में आपने अपने बेटे साजिद सतपारा के साथ K2 की चोटी सर करने का अज़म किया, जिसके दौरान ही शहादत पाली। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा इस पूरे सफ़र में इनके साथ रहते थे। इनके तमाम सफ़र की दास्तानें आइए जानते हैं इनके बेटे की ज़ुबानी। मैं साजिद सतपारा, मैं सर्च मिशन पे अभी K2 पे आया था। वालिद अली सतपारा जी, तो मेरे पास यहाँ इस वक्त बैठे हैं साजिद सतपारा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप साजिद? जी, अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो मैं, आप ज़ाहिर है मेरी मुलाकात आपसे अभी हो रही, मैं अफसोस करना चाहूँगी आपके अब्बू के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उनका इंटरव्यू नहीं कर सकी, लाइक पाकिस्तान के हीरो जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करवाया। मैं अब ज़ाहिर है बहुत सारे लोग किस्सा जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग शायद ख़वातीन जो घर में अपने कामों में बिज़ी होती हैं वो अपने बच्चों से सुनती होंगी इंटरनेट पे, या उनके मियाँ उनको बता रहे होते होंगे। एक दफ़ा कैसे आपके अब्बू जो हैं उनका लाइक किस तरह मिस हुए वो थोड़ी चीज़ हम रिकैप पे चलते हैं। जी जी, ये K2 मैं बताता चलूँ कि थोड़ा सा ज़ोर से बोल देंगे। हाँ बिल्कुल, K2 जो दुनिया का वाहिद माउंटेन था जो विंटर में अनक्लाइम था। हाँ, तो इस पे हमारा प्लान था, मैं और वालिद 2 पाकिस्तानी थे जो विंटर पर ट्राई कर रहे थे। तो बदकिस्मती से 5 फरवरी को हमारा मिशन था K2 को क्लाइम करने का। मैं भी उनके साथ था और उसके साथ हमारे साथ 2 एक फॉरेनर्स थे, एक चिली का JP मोहर और आइसलैंड का जॉन स्नोरी। तो 8200 तक पहुंचते हुए मेरा जो कुछ सेहत के मसाइल और विदाउट ऑक्सीजन में क्लाइम कर रहा था, मैं नीचे आ गया था, वो ऊपर चले गए थे 8200 से। अच्छा, जब आपके अब्बू जा रहे थे K2 की चोटी को सर करने तो आप भी साथ थे, मैं साथ। लेकिन आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से? जी जी जी, मैं नीचे आ गया था, वो तीनों ऊपर चले गए। और हाँ। एक कैंप था, कैंप थी 7200 की मीटर पर। उधर आकर मैंने उनका इंतज़ार किया, लेकिन अल्लाह का करना उस दिन मौसम भी खराब था। कोई 5-6 बजे के बाद कितने घंटे तक आपने इंतज़ार किया?
मैंने कोई 15-16 घंटे एक रात उधर गुजारी थी उनके इंतज़ार में। अच्छा, हाँ, और फिर वो तो- जब नहीं आए फिर आप नीचे चले? जी, जी, वो नहीं आए, मौसम भी ख़राब हो गया, तो फिर मैं भी सेहत भी ख़राब थी थोड़ी हाँ। और एनर्जी भी लॉस थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बेस कैंप में जाऊँगा। बेस कैंप में जाके फिर उधर से हम सर्च एफर्ट और रेस्क्यू एफर्ट शुरू करेंगे। अच्छा, जी, जी। तो अब मुझे अगर आप ये बताएं कि जैसे आप माउंटेनियर बने हैं, माउंटेन क्लाइंबर बने क्लाइंबर। हैं, उसके लिए क्या होता है? आप लोगों का ताल्लुक पहाड़ी इलाके से है? जी, जी, हम पर्सनली हमारे लिए तो हम जीबी से बिलोंग करते हैं और माउंटेन रीजन है हमारे, पहाड़ अच्छा, आगे पहाड़ी पीछे हैं इलाके और से। हम बचपन से ही पहाड़ों में पैदा हुए हैं। तो बचपन में हम जो माउंटेन याक्स और केटल्स के साथ माउंटेन्स पे जाते थे, तो प्रैक्टिस हमारी मतलब बकरियां चराने और ये वो इस हाँ, तरह। बिल्कुल। कितने बकरियाँ बहन भाई हो आप हम साजिद? 3 भाई और 1 बहन है हमारी। और वो भी सब इसी तरह पहाड़ों पे चढ़ने का नहीं, शौक और मैं पर्सनली मैं खुद माउंटेन क्लाइंबर हूँ प्रोफेशनल। जी, जी, वो तो मुझे और पता है, बाकी जो मेरे भाई बहन है वो जी। पढ़ते हैं अभी। वो पढ़ते हैं, अभी छोटे हैं वो? छोटे हैं, हाँ भाई। लेकिन ये है कि आप जो पहाड़ी इलाके पे रहते हैं उन लोगों को लाइक पहाड़ों से डर नहीं लगता, एक इम्यून होते हैं वो लोग ना पहाड़ों पे चढ़ने के। हाँ, हाँ, लेकिन वो थोड़ा वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्क है क्लाइंबिंग। इसमें सख्ती तो होती है, हाँ। इसमें बर्फ़ सर्दियों में आपको हवाओं का और बहुत सख्त हालात का वो मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन यूजुअली जो सिटीज़ के पीपल होते हैं उनकी निस्बत हमारा जो नेचुरल बोर्न है हम जी, जी। पहाड़ों में, तो उस हिसाब से हमारा स्टेमिना और हम आपका उसी ज़्यादा के है। यूज़ टू होते हैं, सेम हाँ। एनवायरनमेंट के यूज़ टू होते हैं। क्या प्रैक्टिस चाहिए होती है साजिद? अगर किसी को माउंटेन क्लाइंबर बनना है तो उसका तरीक़ाकार क्या है? अगर कोई आम इंसान हमें देख रहा है तो उसका क्या तरीक़ेकार है? जी, बेसिकली माउंटेन क्लाइंबर के लिए पहले तो टेक्निक्स होती है, इसकी क्लाइंबिंग जो टेक्निक्स और ट्रेनिंग्स कोर्स होती होता हैं, है कोर्स पाकिस्तान होते में हैं, कोई? उसमें जो मुख्तलिफ बेसिक कोर्स और ट्रेनिंग कोर्स होते हैं। उसके साथ साथ आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, उसके साथ आपको जो माउंटेन होते हैं हाई आपकी एल्टीट्यूड। ट्रेनिंग आपके अब्बू देते थे आपको? जी, जी, पाकिस्तान में कोई माउंटेनिंग स्कूल तो नहीं अभी तक जो अच्छा, कोई भी बेसिकली नहीं। ट्रेनिंग प्रोवाइड तो करें। आपके अब्बू ने कैसे सीखा था ये सब? जी, मेरे अब्बू ने पहले जो लो एल्टीट्यूड पोर्टर्स कहते हैं, जो बेस कैंप तक लोड कैरी करते हैं, उस तरह लो एल्टीट्यूड पोर्टरिंग की। उसके बाद स्टेप बाय अच्छा, स्टेप वो पहले लोड कैरी करके ऊपर जाया करते थे। फिर उस हिसाब से वो जैसे माउंटेन कोई से। भी अगर हाइकिंग पे जा रहा है, कोई भी शौकीन टूरिस्ट जा रहा है, अब्बू उनके साथ जाया करते जी, थे। जी, जी, बिल्कुल। कोई कैंप लगा रहा है, कैंप लगा के, इस तरह बिल्कुल। उनकी प्रैक्टिस हुई। इस तरह पहले वो प्रैक्टिस हुई, उसके बाद उसने माउंटेन क्लाइंबिंग शुरू की। उसके बाद जो छोटे माउंटेन्स होते हैं 6000 7000 के, हाँ। उनको क्लाइंब करके एक्लोमेटाइज वो बंदा थोड़ा यूज टू होता है और उसको हाँ। एक्सपीरियंस होता है, तो फिर वो 8000 दैट्स जो हाई माउंटेन्स है, दुनिया के जो बड़े माउंटेन्स है, उनकी तरफ आता है और उन पे क्लाइंबिंग करना शुरू करता है। बिल्कुल। तो जैसे होता था ना लाइक उन्होंने इतनी 8 चोटियां सर की हैं, बिल्कुल। तो कितने कितने दिन जैसे होता था बाद वो घर में राब्ता कर रहे होते थे, हाँ, ऐसा मतलब होता है बिल्कुल। कितने दिन लग जाते हैं दूर घर से? इसमें जो अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी है, इसमें जो थ्राया और दूसरी जो सैटेलाइट डिवाइसेस है उनके जरिए भी कांटेक्ट होता है। अच्छा, हो जाता है कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ पहुँच कभी कभार वो भी अक्सर जो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद भी कांटेक्ट होते थे घर अच्छा, में, हाँ। अच्छा। तो अब आप भी ये चाहते हैं जी, अब्बू को देखते हुए कि भाई मुझे भी बिल्कुल। यही काम करना है? जी, मैं प्रोफेशनली माउंटेन क्लाइंबर हूँ, जो वालिद की हयात में भी हम दोनों साथ क्लाइंबिंग करते थे। आपने अभी तक तो लाइक होता है ना चोटियां सर कर रहे होते हैं, आपके अब्बू के पास एक हिस्ट्री बिल्कुल। है, तो आपका भी यही इरादा है आगे चल के करने का? जी, जी, मैं वर्ल्ड यंगेस्ट क्लाइंबर हूँ जिसने 2 टाइम्स K2 को सबमिट किया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इस साल भी जो 28 जुलाई को मैंने हालिया है K2 में जो सर्च मिशन के दौरान सबमिट किया था। तो वालिद की लेगेसी को भी इंशाल्लाह ये एक जिम्मेदारी भी समझता हूँ। और अम्मी डर नहीं बाकी- गई अब्बू के इस हादसे के बाद? जी, जी, वालिदा तो बस मना कर रही थी कि आप न जाएं K2 में, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो चुका था। हाँ। तो मैं खुद एज ऑब्लिगेशन एज अ बेटा जाना चाहता था वालिद की सर्च पे ना, तो वालिदा को मैंने आपके बताया अब्बू भी कि यही चाहते थे जी, कि जी। आप उनकी लेगेसी को आगे लेके चलें? जी, जी, वालिद की भी ख्वाहिश थी कि हम तीनों भाइयों में से एक भाई तो माउंटेन क्लाइंबर बने, वालिद की हाँ। भी ख्वाहिश थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक पहाड़ी लगाव भी था और जुनून भी था, मेरा भी अपना शौक भी था। हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं पहाड़ों पे चढ़ूँगा और वालिद अच्छा, की- जब अब्बू मिस हो गए और उसके बाद ज़ाहिर है उस वक्त सर्दी इतनी थी, बिल्कुल। फिर अब लाइक होता है ना कि अपने आप को बंदा दोबारा से बहुत सारी सर्च करने गए, उनको किसी को नहीं मिला। बिल्कुल। आप कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट किया कि मैं हिम्मत करता हूँ, मैं खुद जाके देखता हूँ अपने फादर को? जी, जी, मैं ओनली सर्वाइवल ऑफ आवर टीम था, जो 4 बंदे थे हम, मैं बच नहीं चाहे था और मुझे अंदाज़ा भी था और मैं K2 से फेमिलियर भी था। K2 पे मैं 4 टाइम था ये K2 पे मेरा जो ओह। अटेम्प्ट कर रहा था।
तो मैंने मोटिवेट किया। फिर उसके बाद एक कैनेडियन एक फिल्म मेकर था एल्टीट्यूड, तो वो डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था हम पे हमारे साथ विंटर में भी। तो उसने कहा कि मैं डॉक्यूमेंट्री शूट करना आता हूँ। तो मैं अपने वालिद की सर्च मिशन में भी जा रहा था, तो वो स्टोरी भी कंप्लीट करना चाहता था, जो स्टोरी थी। Okay. तो वो हमारी विंटर की एक्सपीडिशन तो कनेडियन जो डॉक्यूमेंट्री मेकर है, फिल्म मेकर एलियस उसके साथ उसके साथ मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने केटू पे गया। और जो मेरा मेन मिशन था सर्चिंग मिशन, जो वालिद की बॉडीज की सर्च, और दूसरे जो साथी जो जॉन स्नोरी और जेपी मोहर की सर्च मिशन था। अल्लाह का करना, हमने उनके एजाज़ में केटू भी समेट कर लिया और उनकी बॉडीज़ भी रिकवर की और वालिद की तदफीन भी कर दी हमने इस्लामिक के मुझे थोड़ा आइडिया दोगे कि लाइक जब आपको चोटी सर करनी होती है उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, कितने पैसे चाहिए होते हैं? जी, इसमें बेसिकली ये जो पाकिस्तानी हमारे लिए कोई $20,000 तक इसमें एक्सपेंसेस आएगा टोटल एक दफ़ा केटू सबमिट करने के लिए। बाकी जो फॉरेनर्स आते हैं तो वो $40,000 और $50,000 प्लस उस पर लग सकते हैं। अच्छा। इसमें ये सर्विसेज पे भी डिपेंड करता है, आप किस किस्म की सर्विस लेते हैं इसमें ना आप। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लाइक कैसे कमाते हो आप लोग? आप लोगों की कमाई का जरिया क्या होता है? जैसे अब नाम हो गया जी, केटो सर कर लिया, बिल्कुल, लेकिन कैसे घर चलता है? जी, हमारा मैं और वालिद एज अ माउंटेन गाइड काम करते थे माउंटेन्स में। मतलब तो जो भी आया है टूरिस्ट फॉरेनर्स या डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई आया है? फॉरेनर्स जो आते थे उनको अगर केटू में चढ़ना है तो उसमें रस्सियाँ लगानी होती है, उनके टेंट लगाने होते हैं और उनको रूट गाइड करना होता है और उनकी जो इक्विपमेंट ट्रांसफरिंग होती है, जो इक्विपमेंट ऊपर ले जाना होता है। उसमें एज अ माउंटेन गाइड में और वालिद काम करते थे। और इससे आपके पहाड़ी इलाके में इस तरह और बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं? जी जी, हमारे स्पेशली सतपारा और दूसरे जो हमारे जीबी के अक्सर एरियाज हैं, उनकी जो गांव की इकनॉमी है यही टूरिज़्म से चलती है और स्पेशली माउंटेन गाइडिंग से इनकी इकनॉमी चलती है। तो मतलब लाइक आपके जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे ये एक जॉब की तरह होता जी जी जी, है ना? जॉब है। ज़्यादातर लड़के वगैरह इसी प्रोफेशन में जाते इसी हैं। प्रोफेशन में जैसे कहीं कोई शहर होता है वहाँ हो गया जी, अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हैं, वो डॉक्टर बन रहे हैं। तो आपके इलाके में ज़्यादा इस तरह होता है पहाड़ी इलाकों में कि ये एक कमाई का जरिया भी होता है, टूरिस्ट गाइड बनना। टूरिस्ट गाइड, टूरिज़्म जो कमाई का जरिया भी है और अक्सर लोग इसी फील्ड की तरफ आ रहे हैं अभी इसमें। अच्छा, और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उधर पहाड़ी इलाकों में? पैराग्लाइडिंग, ये वो सब सारी चीज़ें होती हैं गर्मियों में? हाँ, पैराग्लाइडिंग होती है और विंटर में स्कीइंग होती है और दूसरे जो एडवेंचरस स्पोर्ट है, ट्रैकिंग होती है, मुख्तलिफ जो माउंटेन पासेस होते हैं और माउंटेन जो प्लेसेस होती हैं, खूबसूरत जगहें बहुत सी, तो उनमें ट्रैकिंग भी होती है और बहुत से दूसरे वो एक्टिविटीज़ भी होती है जो टूरिज़्म से रिलेटेड। अच्छा, जब आप लोग पहाड़ों में जाते हैं, खाना कैसे लेके जाते हैं, कैसे कैरी करते हैं, क्या खाते हैं वहाँ पे बैठकर? जी, स्पेशली अक्सर जो हाई एल्टीट्यूड में जो आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, खाने का इतना दिल भी नहीं करता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। लेकिन आप जैसे आप खाली अगर पहाड़, मैं सोचती हूँ खाली सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं, आपको एकदम भूख लगने लगती है। बिल्कुल, लेकिन हाई एल्टीट्यूड में इसका उलट होता है, खाने का दिल नहीं करता, फिर भी हम चॉकलेट्स और पैकिंग फूड्स आते हैं और ग्रीन टीज, चॉकलेट्स हो गई, पैकिंग फूड्स, और क्या हो गए जैसे पैकिंग फूड मसलन नूडल्स होते हैं और सूप्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और जो तो वो आप बनाते होंगे ना सूप? जी जी जी, बनाते हैं बिल्कुल। मतलब लाइक आग वाग कैसे जलाते हैं, क्या तरीके का? इसमें जो इक्विपमेंट्स जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स होती है, क्लाइंबिंग इक्विपमेंट, इसमें जो बर्नर्स होते हैं, एपीआई गैस कहते हैं हम उसको, उसके बाद बर्नर्स होते हैं, गैस होती होगी उसके अंदर, गैस छोटे से जो छोटे से गैस होते हैं। फिर उसके बाद और जदीद टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं हम, जो ना स्पेसिफिक बहुत एक्सपेंसिव होती है लेकिन उस एनवायरनमेंट और एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशन में चलने वाली इक्विपमेंट्स हमारे। तो ये इक्विपमेंट्स आप लोगों के पास होती होंगी ना अपनी? जी जी जी, हम आप हायर करते हैं कहीं से? हाँ, यूरोप से और नेपाल से इनको बाई करके लाते हैं। बाई करके आप मतलब आप लोगों ने अपने पास रखी होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है? क्लाइंबिंग किट होती है हमारे पास। क्लाइंबिंग किट पूरा कहते हैं इसे। और पूरे कैंप्स होते होंगे, सोते कितनी देर है, कितने घंटे सो पाते हैं? हाँ, सोते अक्सर माउंटेन में हाई एल्टीट्यूड में नींद भी कम आती है, इसमें ना ऑक्सीजन की कमी की वजह से नींद भी कम आती है। तो बस जो अक्सर जो हाई एल्टीट्यूड आप 7000 8000 से अबव जाते हैं तो बस रात भर में आपको 1-2 घंटे मुश्किल से नींद आए, वो भी आपको एक्लिमेटाइज होके। तो बाकी अक्सर जो जाग के बस कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए आपको बातें कर रहे हैं एक साथ आप बैठ के। बिल्कुल, हाँ। तो आग जलाने का सिलसिला वही होता है, बस आपका बर्नर होता है? बर्नर होता है, हाँ, जो स्टोव्स, जो स्मॉल जो स्टोव्स होते हैं। और चाय वगैरह बनाते हैं वहाँ जाके? दूध पत्ती, चाय, ग्रीन टीज, कॉफीज बनाते हैं हम लोग। हाँ, वो भी बनाते हैं। तो वो और अंधेरा होता है तो फिर आप लोग कयाम कर लेते हैं?
नहीं, इसमें रात को भी क्लाइंबिंग करते हैं हम कभी कभार, रात को भी करते क्योंकि जब समर में स्पेशली जब धूप पड़ती है तो एवलांच आने का और पत्थर गिरने का खतरा होता है माउंटेन्स में ना। तो अच्छा। अक्सर हम रात को सुबह सवेरे निकलते हैं तो दिन को ही हम किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। कैंप्स होते हैं जो Okay. मुख्तलिफ कैंप्स होते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, अच्छा जो स्पेसिफिक जगह होती हैं जिधर हम टेंट लगाते हैं। अच्छा तो उन जगहों पे जो रात को निकलें तो हम दिन को उन जगहों पे पहुंचते हैं। अच्छा। होते हैं। तो और अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे केटो के हवाले से पूछूं, कितने महीने का सफ़र होता है? केटू में विंटर में अगर आप वेदर अच्छा हो तो कोई 2.5-3 महीने लगते हैं इसको विंटर में? विंटर में। और समर में? समर में 40, 45, 35 डेज वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता ओके है इसका ओके। टोटल। तो वो लाइक बारिश ये वो हाँ, सारी। बारिश और विंड और वेदर फोरकास्ट लेते हैं हम, जो वेदर फोरकास्ट एजेंसीज होती है यूरोप की, तो जी। उनसे वेदर फोरकास्ट लेते हैं। तो हम जब वो कहते हैं कि इस दिन वेदर साफ़ है, वेदर क्लियर है, विंड स्लो है, तो उस दिन ही हम क्लाइंबिंग करते हैं। बाकी हाँ। जब वेदर ख़राब होता है तो हम बेस कम होता है, बेस हाँ। कैंप उधर स्टे करते हैं हम लोग। वो मतलब लाइक 2.5 महीने, ये एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी नहीं होती ना। नहाना ना लाइक वो वाला मूड होने वाला वो होता है ना एक सिनेरियो, वो तो क्या हाल होता होगा फिर आप लोगों का? जी जी, हमारी जो अभी भी मैं कोई आया था तो माउंटेन में आप चेंज हो जाते बिल्कुल ही। आपका जो स्किन है वो वेदर फैक्टर की वजह से आप जो रूटीन लाइफ है वो चेंज हो जाती है आपकी हाँ, ना। हाँ। तो आपको एक्सट्रीम वो वेदर फोरकास्ट और उसमें ज़िंदगी वो गुजारना बहुत मुश्किल होता और है। क्या आप लोग साथ दवाइयों की किट ये सब कुछ लेके जाते हैं कि खुदा ना खास्ता जी, 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 इतने दिन ऊपर हैं तो कोई बीमारी कोई क्या क्या ऐसे बीमारियों से गुजरना पड़ता है जो इस सफ़र के दौरान हो जाती हैं अक्सर जी सबको? जी, इसमें जो हाईली जो लंग्स जो हम कहते हैं ब्रेन एडेमा और जो सांस की प्रॉब्लम्स अक्सर होते हैं, उसके साथ साथ जो कोल्ड की वजह से आपकी स्किन बहुत मुतासिर होती है। अच्छा और बहुत से फैक्टर्स होते हैं, नज़ला ज़ुकाम और सर दर्द, इस तरह के बहुत से फैक्टर होते हैं। लेकिन जो हाई एंटीबायोटिक्स जो अच्छी मेडिसिन होती है हम लेके जाते हैं। हाँ। और फर्स्ट एड किट्स और डॉक्टर भी होता है कभी कोई वो हर एक्सपीडिशन अगर बड़ा हो तो आपके बेस कम में एक डॉक्टर भी होता है जो आप मतलब अगर आप ज़्यादा लोगों को लेके जा हाँ, रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। टूरिस्ट है, तो साथ एक डॉक्टर भी जी जी, चढ़ता है आप लोगों के साथ? डॉक्टर बेस कम में होता है। और अगर अच्छा, कोई मसला हो एक तो इम्पॉर्टेंट बात बताओ, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल एज मैं टूरिस्ट जाती हूँ, मुझे नहीं आता पहाड़ों पे चढ़ना, उसके लिए आप मुझे ट्रेन करोगे या आप कहेंगे आप ट्रेनिंग कर कर आए? क्या तरीक़ेकार है? मुझे मैं बिल्कुल इसमें- रॉ हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ, तो इसमें कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स भी होती हैं, आपको फिर गाइड भी करते हैं, फिर आपको एक्लिमेटाइज करते हैं। फिर उसके बाद उसी प्रोसीजर में अगर आप किसी एजेंसी या किसी गाइड के साथ जाती हैं तो आपको सारा वो सूरत हाल बताएगा कि इस तरह आपने क्लाइंबिंग करनी है और इस तरह आपने अपने आप को ट्रेन करना है, इसी हिसाब से आपने क्लाइंबिंग करनी होती है। ओके जी, मुझे अच्छा लगा आपसे बहुत मिल बहुत के, बहुत शुक्रिया। लेकिन वो ये मुझे दुख और अफसोस रहेगा कि मैं आपके फादर से नहीं मिल सकी। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जी। ब्रेक के बाद मैं पाकिस्तान के एक और हीरो से आपको मुतारिफ़ कराना चाहूँगी, जिनका भी पिछले दिनों बहुत नाम हुआ। और वही वाली बात, उससे पहले आप उनको नहीं जानते होंगे तो कभी कभार सोशल मीडिया बहुत मेहरबान होता है कुछ ऐसे लोगों पर जिनकी लाइक सोशल मीडिया की वजह से वो रिकग्नाइज्ड हो जाते हैं और उनकी जो सालों की मेहनत होती है उस पर उनको रिवॉर्ड मिलता है सोशल मीडिया के थ्रू। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात एक और हीरो से करवाऊंगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। मेरे सामने है इस वक्त एक और हीरो जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। आपने आपको इतना अपग्रेड करना कि ओलंपिक्स में शामिल हो जाना, फिर ओलंपिक्स में शामिल होके बस इतनी चिन्नू मिन्नू टीनी मिनी वेट लिफ्टिंग से रह जाना, मगर फिर भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो ट्रेनिंग नहीं मिलती, मगर अपनी बेसिस पे यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। और सैल्यूट इस हीरो के वालिदैन को इस शो पर। आइए देखते हैं हमारे इस हीरो का पैकेज, तलहा तालिब का पैकेज। गुजरांवाला के पहलवानों ने हमेशा से ही मुल्क के पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया है। इसी शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान तलहा तालिब ने हाल ही में होने वाले ओलंपिक्स में पूरी कौम का नाम रोशन किया और कांसी का तमगा अपने नाम करते करते रह गए। इनकी कोशिश, मेहनत और जिद्दोजहद की वजह से आज आप पूरी कौम के हीरो कहला रहे हैं।
इनका मजीद कामयाबियां अपने नाम करने का हौसला कायम व दायम है। जी, तो मेरे सामने बैठे हैं तलहा तालिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये तो ज़बरदस्त काम किया आपने, लेकिन मुझे इस तरह जुस्तजू हो रही थी कि मैं तला से मिलूंगी, पूछूंगी भाई ये वेट लिफ्टर बनने के लिए करना क्या पड़ता है, ज़रा ये तो बताओ, क्या किया, कैसे किया, ओलंपिक्स में कैसे पहुंचे, सारी कहानी हमें सुननी है तला। मैंने 8 साल की उम्र में अपनी वेट लिफ्टिंग का आगाज़ किया। 8 साल की उम्र में जी। कैसे शौक हुआ? कौन था इर्द गिर्द? कोई घर में था? जी, मेरे वाला साहब थे, हाँ। वो वेट लिफ्टर थे, अच्छा, तो पावर लिफ्टिंग भी वो साथ करते थे, तो उन्होंने मुझे इस फील्ड में शामिल कर तो लिया। 8 साल में ही? जी, मतलब लाइक पढ़ाई वढ़ाई एक तरफ, तला जो है वो जिम पहुंच गया अब्बा मैंने के अपनी पास। स्टडी भी साथ जारी रखी। अच्छा। और ट्रेनिंग भी मैं करता था। तो 8 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है। जी, अच्छा, क्या करना पड़ता है वेट लिफ्टर के बनने के लिए? स्टेमिना बिल्ड करना पड़ता है, बहुत सारे अंडे वंडे खाने पड़ते हैं, प्रोटीन, बिल्कुल। क्या तरीक़ेकार होता है वहाँ से बताओ। 8 साल की उम्र से बताओ, अम्मा ने क्या खिलाया? नहीं कुछ ऐसा खास नहीं था मैं खाता जब मैं 8 साल की उम्र में था। बस जब मैंने स्टार्ट की अपनी वेट लिफ्टिंग तो मैं सुबह टाइम जाता था 5 बजे फजर के बाद। हाँ, तो आधा पौना घंटा करके सिर्फ मैं फिजिकल एक्सरसाइज करता था। रनिंग वगैरह, स्प्रिंट्स वगैरह, जंपिंग, रोपिंग और चिन अप्स, पुश अप्स वगैरह। अब्बू थोड़े सख्त थे, टाइम पे उठो, जाओ, जाके अपना स्टैमिना बिल्ड करो। अब्बा होते हैं ना, जब बच्चे को कुछ बनाना होता है तो वहाँ से माँ बाप बकअप कर रहे होते हैं। थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त थे। सख्त थे। मुझे इतनी यानी कि पढ़ाई की वजह से मार नहीं सी पड़ती, हाँ। जितनी जिम ना जाने की वजह से ओहो पड़ती। हो। और अम्मा जो है वो जाहिर है सुबह तुम 5 बजे उठ रहे हो तो अम्मा भी उठ के तुम्हें बिल्कुल। नाश्ता वाश्ता दे के भेजती होंगी। जी, 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 जी। वो वाली भी एक मेहनत माओं की शामिल 8 साल की उम्र से बिल्कुल। है। आज डाइट तक क्या देती थी? नाश्ता में क्या कराती थी? नाश्ते में अंडे में खाता था, 6-7 हाँ। फ्राई अंडे। अच्छा। और इसके साथ साथ पराठा खा लेता था। 6-7 फ्राई अंडे जी। और कितने पराठे? नहीं, पराठा एक, बाकी जो अंडे वगैरह बच जाते थे वो चम्मच से खा अच्छा, लेता था। और 8 साल का बच्चा? जी। माशाल्लाह। अच्छा, फिर उसके बाद क्या रूटीन होता था तुम्हारा? 5 बजे मैं उठता था, हाँ। नमाज पढ़ के तो ट्रेनिंग के लिए जाता था। हाँ, पौना घंटा ट्रेनिंग करके आके नाश्ता करके तो स्कूल। ठीक है। स्कूल से 2:30 बजे आना, तो आधा घंटा रेस्ट करके खाना खा के 3 बजे फिर मैंने जिम चले जाना। ओके। तो वहाँ से 5 बजे आके तो जिम में जाके आप वो अपना स्टेमिना बिल्ड कर रहे थे? जी। पुशअप्स, ये एक्सरसाइज सारी मशीनों के साथ। अभी आप 8 साल की उम्र जी। में। सुने, लेकिन सच्ची बात है, एक आपसे इन्फॉर्मेशन पूछना चाहूँगी तला। मुझे वो कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि भाई 18 साल के बाद या ज़रा 14-15 साल के बाद जिम जाना चाहिए वरना कद रुक जाता है। जी। ये ऐसे ही बनी हुई है बात, मिथ बना हुआ है? जी, आपके सामने ही हूँ मैं, क्योंकि 8 साल की उम्र में मेरी हाइट मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा। तो ये बात वही करते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड कोई स्पोर्ट्स से जिनका ताल्लुक नहीं अच्छा, तो होता। ऐਵੇਂ ही कह देते हैं कि भाई नहीं, अभी जिम नहीं भेजना, अभी तो बच्चे का कद, अभी वेट लिफ्टिंग नहीं कराना, कद रुक जाएगा। और बेस्ट एज मेरे ख्याल से वेट लिफ्टिंग के लिए ये 7-8 साल की है। अच्छा। फिर ये स्टेप बाय स्टेप जाके तो एक वक्त आता है तब आप प्रोफेशनल फील्ड में आ जाते हैं। अच्छा, जी। तो फिर तला फेल वेल तो नहीं होते थे पढ़ाई में? सारा दिमाग जिम में, पास हो जाते थे? नहीं, मैं जो मेरे पेपर्स वगैरह जो स्कूल के होते थे, हाँ। उसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा ये सप्लीज आ जाती थी, फेल हो जाता था। अरे। तो मेरे जो एकेडमी के सर थे वो कहते थे तेरा कुछ नहीं बनना, बस वेट लिफ्टिंग, पढ़ाई की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। हाँ। लेकिन मेरे वाला साहब कहते थे कि एक ना एक दिन इंशाल्लाह तुम अपना अच्छा नाम हो रोशन जाएगा। करो। इंशाल्लाह। मतलब घर से कोई मार नहीं पड़ी ना? नहीं। सप्ली आने पे? नहीं। तो बस सप्ली करते करते, जिम करते करते फिर ओलंपिक्स तक पहुंचने का तरीक़ाकार क्या था? इस पर भी तुम्हारे वालिद साहब ने तुम्हें बकअप किया? क्या तरीक़ाकार किया? 2015 में मैंने अपना फर्स्ट कंपटीशन खेला था। 2000 का 15 में? कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। अच्छा। और 72 कंट्रीज का नया रिकॉर्ड भी कायम किया था। अच्छा, तो ऐसे ही फिर कॉम्पिटिशन आते गए, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता गया। तो तुम्हें कॉम्पिटिशन्स का पता कैसे चलता था कि ये हो रहा है? लगे रहते थे, ढूंढते रहते थे कॉम्पिटिशन किधर हो रहा है? पूरा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है वो पूरे 2-3 साल का कैलेंडर दे देती है। अच्छा अच्छा तो अच्छा, फिर पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन उसके ट्रायल्स लेती है, जो सिलेक्ट होता है
वो फिर तो किधर किधर होता है, अलग अलग जगहों पे होता है? जी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड। तो तुम कैसे जाते थे, खुद अपना टिकट खर्च करके? नहीं, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, अच्छा। ये तीनों अखराजात उठाते हैं। अच्छा, जी। वही मतलब लाइक वहाँ पर आपको इतना आपने अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि आपके ऊपर ज़ाहिर है ये एक इन्वेस्टमेंट है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो तुम इस तरह करते करते फिर ओलंपिक्स ओलंपिक्स में? जी। अब्बा गए कभी ओलंपिक्स में? नहीं, ओलंपिक्स में और कौन गया है पाकिस्तान से? मेरे कोच थे अरशद मलिक साहब, हाँ। फोत हो चुके हैं, तो 1976 में उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। हाँ। तो उनके बाद 45 साल बाद मैंने इस ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में रिप्रेजेंट किया। ओए 45 साल बाद। मुझे ये बताओ कि इस 45 साल में कोई और क्यों नहीं गया, क्या वजह है? क्या कोई इतना तलहा जैसा जो है वो काबिल नहीं था कि उस पर गवर्नमेंट उसको भेजती? गवर्नमेंट ही भेजती है ना ओलंपिक्स में। जी जी, इसके लिए क्वालिफिकेशन राउंड होता है। अच्छा। अब मैंने 6 क्वालिफिकेशन राउंड खेले, तो फिर मैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, तो ये वो पहले अपने मुल्क में ही प्रूव करना पड़ता है? नहीं, मुल्क में नहीं, तो ये मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे जाके अच्छी परफॉर्मेंस देना पड़ती है। तो जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वो फिर रिजल्ट को सामने रख के तो डिसाइड करते हैं कि ये डिजर्व करता है या नहीं करता। ओके। तो तला तुम्हें कैसा लगा जब तुम्हें ये खबर सुनने को मिली कि तुम ओलंपिक्स में जाने के लिए एलिजिबल हो? जी, ये तो ख्वाब होता है हर एथलीट का। हाँ। कि ओलंपिक्स में जाए, परफॉर्म करे। तो मेरी कोशिश थी कि अगर जब मुझे पता लगा कि मैं ओलंपिक्स में जा रहा हूँ, तो जिधर मैं 2 टाइम ट्रेनिंग करता था, तो मैं 3 टाइम अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। और सिर्फ मेरा ये कोशिश थी कि पार्टिसिपेशन के अलावा अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकूँ, Okay. ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि Nervousness पाकिस्तान होती है? है Nervousness काफ़ी ज़्यादा। हाँ ओलंपिक्स का नाम जहाँ पे आता है, वहाँ पे तो बंदा एक दफ़ा वैसे प्रेशराइज हो जाता है। हाँ। अच्छा, एक तो हमारे माशाल्लाह एक ये सपोर्ट बड़ी होती है, अम्माएं दुआएं पढ़ के फूंक के भेजती हैं, फिर बताती हैं बेटा वहाँ जाके जो है ना ये नमाज में ये दुआ करनी है, ये दुआ। तो अम्मा ने तुम्हारे साथ लाइक क्या तुम्हें टिप्स दी थी मजहबी हवाले से कि ये करना ये करना ये करना? बस वो मुझे यही कहती हैं, और मेरे वालिद साहब भी, कि नमाज नहीं छोड़नी। हाँ। एयरपोर्ट पे भी अगर आपका स्टे है तो नमाज लाजमी पढ़नी है, जाके भी नमाज पढ़नी है। तो जब भी उनकी कॉल आती है, जब मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूँ, तो यही कहती हैं नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी तो उठ के पढ़ो। अरे और जब मेरा कंपटीशन चल रहा होता है, तो वो मेरी मामा जो उनसे हैं, वो जाए नमाज भी बैठी रहती हैं। कंपटीशन वो वैसे नहीं देखती, लिफ्ट करता नहीं मुझे, वो देखती हैं। तो जाए क्यों नमाज नहीं देखती लिफ्ट करता हुआ? वो कहती हैं मेरी हौसला नहीं मेरा बढ़ता है। अल्लाह। अच्छा, खुदा ना खास्ता मुझे ये बताओ कि कोई इंजरी भी हो सकती है वेट लिफ्टिंग से? ऐसे जी, क्या हो सकता है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं इस चीज़ के? साइड इफेक्ट्स नहीं, स्पोर्ट्स का यानी कि इंजरी स्पोर्ट्स का हिस्सा है। हाँ। और मेरे ख्याल से इंजरी के बगैर आप स्पोर्ट्स को नहीं लेके चल सकते। देखो भाई, जैसे रनिंग है या फुटबॉल है, उसमें तो पता है कि गिर गए, घुटने हड्डी टूट गई है वो, लेकिन इसका मुझे नहीं पता। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? मेन जो इंजरी मुझे जो हुई थी 2 साल पहले, वो बैक इंजरी थी। अच्छा। और काफ़ी ज़्यादा यानी कि ये खतरनाक इंजरी होती है बैक की। ना बंदा झुक सकता है, ना सीधा लेट सकता है। कभी चुक पड़ी है तुम्हें जैसे ऐसे ही वेट लिफ्टिंग पे? नहीं, जैसे कभी होता है ना गलत सो गए या कहीं झुक गए, तो ये आप फिर अपना जिम ही नहीं जा सकते? चुक वुक पड़ना तो बहुत आम है। नहीं, सिर्फ वेट उठाते मुझे इंजरी हुई है, और वो भी बैक की। वो फिर कैसे सही हुई? वो ट्रीटमेंट बाकायदा फिजियो से, फिर मेडिसिन वगैरह, रेस्ट वगैरह, मसाज वगैरह, इन सब के साथ फिर 2-3 हफ्ते मुझे लगा था ठीक होते हुए। देखो, जैसे सिंगर वगैरह होते हैं, उनको अपने गले का ख्याल रखना पड़ता है, उल्टी पुल्टी चीज़ें नहीं खा सकते। तो वेट लिफ्टर को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? डाइट के लिए तो जंक फूड नहीं खाना, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाते? ये भी कोई ज़िंदगी है प्यारे तला? कितने दिन हो गए पिज़्ज़ा और बर्गर ना खाए हुए? नहीं, कंपटीशन के बाद तो मैंने भी 2 दिन पहले खाया, लेकिन कंपटीशन से पहले नहीं मैं खाता। ओए होए होए। तो और क्या क्या नहीं खा सकते? और जो ब्रेड वगैरह हो गई, सिर्फ यानी कि प्रोटीन डाइट में लेता हूँ। अच्छा, रोटी नहीं खाते? नहीं, रोटी मैं खाता हूँ। रोटी खाते हो? जी। ब्रेड नहीं खाते? ब्रेड नहीं खाता हूँ। ओके। अंडे बहुत दबा के? अंडे, होए होए होए। अंडों के साथ फिर मटन, बीफ, चिकन, फिश, रात के वक्त बिल्कुल लाइट खाना। हाँ। अच्छा, ओलंपिक में गए जब, तो वहाँ क्या माहौल था? क्या वो थोड़ा सा आम जो लोग देखने वाले, उनको बताओ कि कैसा फील होता है उधर जाके, क्या एम्बियंस क्रिएट हुआ होता है? ओलंपिक्स में जो एक स्पेसिफिक उन्होंने विलेज टाइप बनाया होता है, एक टाउन होता है। अच्छा। जिधर सिर्फ इंटरनेशनल एथलीट्स आके रहते हैं। अच्छा।
उस कंट्री का, अगर जापान थी तो जापान का कोई भी शहरी अंदर नहीं था आ सकता, उसकी सिक्योरिटी वगैरह का इशू होता है, और सिर्फ अंदर एथलीट्स होते हैं, और उस टाउन के अंदर हर तरह की फैसिलिटीज़ होती है, अच्छा। डॉक्टर, खाना पीना आपका, और उसके बाद गेमिंग जोन भी बना होता है, और फन जोन होता है वो भी बना होता है, और एक दूसरे से गपशप भी होती है, खाना खाते बैठते हैं तो जो एथलीट्स दूसरे होते हैं इंटरनेशनल वो आके बैठते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। तो ये कितने दिन का पूरा प्रोसेस होता है, कितने दिन पहले आप चले जाते हो अपनी? तकरीबन मैं तो इस वक्त गया था 3 दिन पहले गया था अपने कंपटीशन से, तो वैसे लोग आते हैं 15-20 दिन पहले भी आ जाते हैं कंपटीशन से। अच्छा, तो एक माह अगर ओलंपिक्स चल रही है तो वो 25 दिन पहले या 20 दिन पहले वहाँ पे आ जाते तो आपका ट्रेनर भी आपके साथ जाता है? जी। आपका जो कोच है हैं। जी वो साथ जाते, पूरी एक टीम साथ जाती जी है? बिल्कुल। हाँ, तो आपका ताल्लुक गुजरांवाला से? जी बिल्कुल। और जैसे ये बता रहे थे कि इनके इलाके में ये बोलबाला है कि लाइक एज माउंटेन क्लाइंबर आप अपना प्रोफेशन अपनाएं ज़्यादा। गुजरांवाला में ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर है, पहलवान और लाइक जिम, वेट लिफ्टिंग, ये मशहूर है बिल्कुल गुजरांवाला। बिल्कुल। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी मामा, मेरे वालिद साहब, उसके बाद मेरी 3 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। और एक छोटा भाई? जी। छोटे भाई ने भी वेट लिफ्टर बनना है? जी वो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो नेशनल ब्रोंज मेडलिस्ट है। ओके, क्या नाम है उनका? तलाल तालिब। तलाल तालिब। तो अब्बू तो बड़े खुश होते होंगे। जी बिल्कुल। अब्बू ने जीता है कभी कोई मेडल? जी उन्होंने 1999 में एशिया में ब्रोंज मेडल हासिल किया। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, जब वापस आए, जी। गुजरांवाला वापस उतरे हो अपने शहर जी, तो फिर क्या हुआ? भंगड़े हुए हैं, जश्न हुआ? भंगड़े भी, ढोल भी बजे, जो जितने लोग आए थे उन्होंने नोट भी निछावर किए, आतिशबाजी का उन्होंने थोड़ा बहुत किया हुआ था, सब मिले, हार पहनाए, मीडिया भी आई थी, सब ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अभी कुछ गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आपको 1 मिलियन अनाउंस हुआ है? जी बिल्कुल। ऐसा सही है ये? जी जी। तो कब मिलेगा? इंशाल्लाह और 2-3 दिन तक। क्या करोगे फिर? जो अपनी ज़रूरियात हैं उस पर पहले तो मैं पूरा करूँगा। ये होता है ना कि अगर आपको इतने पैसे मिल जाएं जी जी। तो क्या क्या आपके मतलब होता है, गाड़ी लूंगा या कुछ ऐसा, लाइक जो भी उसमें उस बजट में आए? नहीं क्या जो बाइक ही आएगी ना? 1 मिलियन में क्या आएगी? बिल्कुल, लेकिन जो मेरी ज़रूरियात हैं इस वक्त जो जिम की, वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो पूरा कर सकूँ, इक्विपमेंट वगैरह और जो रैक्स वगैरह हैं, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उन्हें पूरा करूँ। ओके ओके। आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या ख्वाब है तला के? अब जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने प्यार दिया, हर बंदा तकरीबन, मैं उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशन बना हुआ हूँ कि हम भी वेट लिफ्टिंग करेंगे, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आपने नेक्स्ट ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मुझे अब तो उम्मीद सब इतनी सारी सपोर्ट है आपके साथ। जी, जी, जी। सब अच्छा, बाजार निकलते होगे, अब पहचानते होंगे लोग कि आप तला है ना, आप तला, ऑटोग्राफ दे दें। जी सेल्फी ले लेते हैं। है ना? जी। पहले ओलंपिक्स में जाने से पहले तो ऐसा नहीं होता होगा? नहीं पहले यानी कि 50% तब 100%। गुजरांवाला की हद तक होता जी होगा। बिल्कुल। लेकिन अभी आप कराची के बाजार भी जाएंगे, जी जी जी। मास्क उतार के जरा दिखा दीजिएगा कि मैं तला हूँ, तो फिर वो एक ये एक लाइफ है, इसका एक अलग मजा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जी अब मैं आप जैसे कि मैंने कहा, आज के प्रोग्राम का एम यही है कि इन हीरोज़ के पेरेंट्स को सल्यूट कर रहे हैं हम, जिन्होंने जैसे अगर तलहा हीरो हैं या साजिद जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत नाम रोशन कर पाएंगे अपने वालिद साहब की तरह, तो उसका क्रेडिट इनके पेरेंट्स को जाता है, उनकी पेरेंट्स की जो पूरी मुशक्क़त है, मेहनत है, तरबियत है, उसको जाता है। तो आज मैं ऐसे हीरोज़ को ही अपने शो पे दावत दे रही हूँ। अब मैं बुलाने वाली हूँ एक ऐसे बच्चे को जिन्होंने लाइक उन्होंने दिमाग में ये सोचा है मैंने किसी की हेल्प करनी है। किस तरह आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, उसके तरीक़ेकार, उसकी मनाजिल, उसके रास्ते अलग अलग होते हैं। मैं बुलाना चाहूँगी अनस न्याज़ को, उवैस कुरैशी को, और इससे पहले कि वो आएँ मैं उनका एक पैकेज, मेरे पास पैकेज आप लोगों से शेयर करूँगी ताकि आप जान सकें कि इनको मैं हीरो क्यों कह रही हूँ। हाथों से महरूम अफराद किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और हर काम करते हैं, इनकी तमाम मुश्किलात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। इसी नज़रिए पर काम करते हुए
अनस नियाज ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इन अफराद के लिए मसनूई हाथ के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। इन तालिब इल्मों का कहना है कि इन्होंने इस बायोनिक हैंड का पहला कामयाब तजुर्बा 2016 में किया, जो अब तक कामयाबी के साथ जारी है। जी, तो मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं अनस नियाज, उवैस कुरैशी और ये एक्सपेरिमेंटल माउस है। मैं ये कहूँगी मस्ती में कह रही हूँ। और सामने मोइज़ जाहिद हैं जिनके लाइक ये हाथ आप लोगों ने बना के लगाया है। तो सबसे मैं पैकेज देखने के बाद लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आप लोग मैं हीरो क्यों कह रही हूँ। मुझे बताइए, बायोनिक्स कंपनी से आप लोगों का ताल्लुक है जी। ये कैसे कर लेते हैं आप लोगों ने क्या पढ़ाई की इसके लिए? ये इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, हाँ, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग पढ़ी आप लोगों ने? जी, हम लोगों ने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद फिर हमने इनिशिएट किया और इस तरह से प्रोसेटिक वापस आओ ना जरा सा, मुझे इतना समझ नहीं आ रहा। उसके लिए जैसे मैंने प्री इंजीनियरिंग की, ठीक है, इंटर मैंने वहाँ से किया पीसीएचएस कॉलेज से, उसके बाद मैं एनआईटी वगैरह में अप्लाई कर सकती थी या कोई भी और इंजीनियरिंग कॉलेज। तुम लोगों को क्या पढ़ना पड़ा? हम लोगों को मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक डोमेन है जो रोबोटिक्स, आप उसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं। मतलब लाइक इंटर इंजीनियरिंग करने के बाद एग्जैक्टली, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में हमने जो है वो रोबोटिक्स, हम ज़ेबिस। अच्छा, उधर जाकर आप लोगों ने कौन सा सब्जेक्ट लिया? मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स, हुई आजकल तो बहुत सारी आ गई है इंजीनियरिंग। हमें तो पता था सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और बताओ भाई, और यही चीज़ों का हमें पता था। लेकिन अब बहुत सारे और वास्ट मतलब आपके पास प्रोफेशंस हैं। अच्छा, फिर उसके पढ़ने के बाद आप लोगों को ये सारा रिसर्च बेस्ड काम होता है, क्या करना है? सो बेसिकली मैंने और अवेस ने जब हम थर्ड ईयर में थे हाँ। तो हमने सोचा कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके। सो हमने एक प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा। तो हमारे पास एक फैमिली आई, उनके साथ 5 साल का बेटा था उनका, हाँ। मीर बयान बलोच, और उन्होंने कहा जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते ही हैं तो क्यों ना आप लोग मेरे बेटे के लिए एक प्रोस्थेटिक आर्म बनाएं, बायोनिक आर्म बनाएं। अच्छा। तो वहाँ से वो 2016 के अंदर हमने फिर ये इनिशिएट उनको किया। कैसे मिले आप? लाइक वो सर्च कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं था। हाँ। और वो बच्चा जो था वो बाय बर्थ उसके साथ जो है ना ये प्रॉब्लम थी। उसका क्या नहीं था? आर्म नहीं था पूरा पूरा यहाँ तक जो है ना उसका बिलो एल्बो उसका पैदाइशी है। है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने उसका आर्म बनाया। हाँ। पूरी दुनिया ने उस न्यूज़ को फॉलो किया, सपोर्ट किया, फिर बहुत सारे लोग उन जैसे हमारे पास आना शुरू हो गए, खुद ही आना शुरू। तो फिर मैंने ये वाली कहानी है ना, जी। इसको हमने ब्रेक के बाद कंटिन्यू करना है। Sure। एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ 2 हीरोज एक साथ यहाँ मौजूद है, बल्कि अब तो 4 हो गए ना, और भी हैं, हीरोइंस को भी बुलाऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए भाई, यहाँ मेरे पास हीरोज तो हैं, लेकिन एक्चुअली आज का रिवॉर्ड देंगे हम इनके पेरेंट्स को, उनको सैल्यूट करेंगे कि उन्होंने इतने अच्छे बच्चे परवान चढ़ाए कि वो अपने मुल्क का नाम रोशन करने में आगे आ गए हैं। एक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ब्रेक से पहले, उवैस और अनस ये दोनों इन्होंने मिलकर एक कंपनी मतलब फॉर्म की और उसके बाद शामिल हो गए मौज, फिर दोबारा बता, मौज थोड़ा मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है, मौज, क्योंकि वो इस कशमकश का शिकार हुए थे। इनका हाथ जो है वो करंट लगने से काटना पड़ा इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, मगर जब वो यहाँ इस टीम का हिस्सा बने और इस हाथ से अब ये गिटार भी बजा लेते। हम दोबारा वापस आते हैं जो हम बात कर रहे थे, अब नए सिरे से दोबारा बताएं। सो मैंने और कंपनी फॉर्म की आपने, अनस और उवैस ने कंपनी फॉर्म की। तो फिर उसके बाद सिलसिला इस तरह से चला कि बहुत सारे लोग हमें कनेक्ट करने लगे कि आप हमारे लिए भी प्रोस्थेटिक आर्म बनाएं। अच्छा। तो फिर हमने क्या किया कि उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते करते हमें तकरीबन कोई 4 से 5 साल लगे इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के। अब हम इसको दुनिया में कॉम्पीट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, दुनिया में कहीं और भी होता है ये सब कुछ? जी, ज़्यादातर जो ये टेक्नोलॉजी है ये आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में मिलेंगी या फिर यूएस साइड पे मिलेंगी, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब कि $25,000 से स्टार्ट होती है उसकी बेसिक कॉस्ट। ओके। और हम पाकिस्तान में यही चीज़ ऑलमोस्ट $2,000 में बना रहे हैं। ओए ओए, जबरदस्त भाई, क्या बात है।
अच्छा, तो अब क्या होता है, जैसे अगर यहाँ से आर्म पूरा है या खाली हाथ है या खाली कोनी से है, तो आप इस तरह, आप जरा इसको दिखाएं हिला के। ये बेसिकली मेरा बिलो एल्बो है तो मेरा यहाँ तक है। हाँ, लेकिन सॉल्यूशंस जो हमारे पास अवेलेबल है वो यहाँ तक के हैं, अबव एल्बो तक के हमारे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। ये कैसे मूवमेंट हो पा रही है? ये बेसिकली ये मेरे सिग्नल्स दे रहा है माइंड से, क्योंकि मेरा आर्म नहीं है। यस, ये हाँ। यहाँ से मेरे सिग्नल्स दे रहा है ये दिमाग के थ्रू, जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं चाह रहा हूँ, ये उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ये कैसे, मतलब वायरलेस है क्या? बेसिकली ऐसा होता है कि आपका जो दिमाग, हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली 2 टाइप के कनेक्शन एक तरह से कह लें। एक ब्लड फ्लो हो रहा है और एक हमारे सिग्नल्स फ्लो हो रहे हैं। तो जो हमारा नर्व सिस्टम है वो वर्क कर रहा होता है और वो नर्व सिस्टम जाके हमारे एंडिंग पॉइंट्स तक जाके हमारे मसल्स को एक्टिव करा रहा होता है। जब किसी का हाथ आर्टिकुलेट हो जाता है, नहीं कट जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उसके जो लास्ट पॉइंट होता है नर्व्स का, हम वहाँ से सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा। और एक्सट्रैक्ट करके कंप्यूट करा के हमारे जो एक्चुएटर्स हैं उनको मूव कराते हैं। तो उससे ये होता है कि जो सिग्नल आगे आगे खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको आगे जगह ही नहीं मिलती, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो हम उस सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये इतना आसान है कि आप, जैसे इन्होंने अभी अपने प्रोस्थेटिक को, अपने आर्म को प्रोस्थेटिक में पॉप इन किया, वो ब्रेन से सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो जैसे आपने शू पहना, इट्स मोर ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। बहुत प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ डिवाइस है। रात को उतार के सो जाएं, चार्ज पे लगा दें, सुबह उठे दोबारा पहन लें। चार्जिंग होती है इसकी। सुनिए, मुझे खोल के दिखाएं क्या चार्जर कैसा होता है। अच्छा, इसके अंदर हमारा दूसरा आर्म है। ये मेरा दूसरा आर्म है, मेरे 2 आर्म्स हैं। आपके पास भी 2 आर्म्स हैं, मेरे इसमें 2 आर्म्स हैं। इनके पास बैकअप के अंदर भी एक आर्म अवेलेबल है। अच्छा, कि ये दिस वन इज ऑफ स्किन कलर। माय गॉड, दिस वन इज काइंड ऑफ फैशनेबल वन। हाँ, जो मैंने अपनी मर्जी से बनवाया था। ओके, जरा ओ यो। यस। क्या, कैसे हुआ था आपका ये साथ हाथ? मुझे बेसिकली करंट लगा था 11,000 वॉट्स का। हाँ। तो उसके बाद सिनेरियो ऐसे हुआ था कि हाथ मेरा डेड हो गया था। तो इम्प्यूट इसलिए करना पड़ा क्योंकि पॉइजन जो था आर्म का वो पूरी बॉडी में फैल रहा था। तो जान बचाने के लिए हाथ कटवाने जरूरी हो गया था। यस, लेकिन उसके बाद यही सॉल्यूशंस फाइंड जवान जहान लड़का हाथ कट गया तो कैसे, यही था, ट्रॉमा से बाहर कैसे निकले? ट्रॉमा से निकलने का ये था कि मेरे लिए तब डेड बेड था कि खत्म हूँ मैं, लेकिन एक तरीके से यही था कि यार जान बची है ना, तो माँ साहब किसी मकसद के लिए बची है। तो जितनी बची है वो अच्छे से गुजारनी है। एक चीज गई है, 3 बच भी गई। ये कैसे मिले वैसा? और अब ये मुझे ऐसे मिले थे कि मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं खुद, मेरा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है। ठीक है, साथ में टीचिंग में भी था, तो रिसर्च एंड उसका मुझे खुद भी शौक था। तो मैं पूरी दुनिया में सर्च आउट कर रहा था कि यार बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन कहाँ पर। ठीक है, अब बाहर सोल्यूशंस मिल रहे थे लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत कॉस्टली थे। तो पाकिस्तान में जब इनका मुझे मिला तो सबसे पहले यही था कि यार पाकिस्तान में है, तो यहीं से करवाना। आप लाहौर से कराची? फिर मैं लाहौर से कराची आया इनके पास, 1 साल पहले की बात है बिल्कुल। और इलाज कराते कराते जी पार्टनर बन गए ना, मतलब कंपनी फॉर्म कर ली तीनों ने मिलके। अच्छा, तो 1 साल पहले ये मेरे साथ बेसिकली सारा सिनेरियो हुआ था, और 1 साल बाद आई एम पार्ट ऑफ द कंपनी नाउ। ओह ग्रेट ग्रेट। भाई इस वक्त जो लोग देख रहे हैं और जिनको ये प्रॉब्लम है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सुने, हमारा बैंड चल रहा है इनका, तो अब वो ये कॉन्टैक्ट बैंड चल रहा है, अभी मैं चलवा रही हूँ इस इदारे से। अब क्या नाम है कंपनी का? बायोनिक्स जी। बायोनिक्स के नंबर्स भी चल रहे हैं, और अगर किसी को पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि यार मतलब कहाँ $25,000, कहाँ $2,000, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो भाई बड़ी बड़ी बात है। तो आपके अम्मी अब्बू को सैल्यूट। थैंक यू। यहाँ सबके पेरेंट्स को सैल्यूट हो रहा है। तो अम्मा अब्बा खुश हुए होंगे आप तीनों के ही भाई। माशाल्लाह, बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, खुश भी होते हैं और मोटिवेट भी करते हैं हम लोगों को कि आप लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करें। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, अगर फ़र्ज़ करें कोई गरीब आदमी होता है ना, कभी फैक्ट्री में हाथ कट गया या कुछ ऐसा हो गया जो अफोर्ड नहीं कर सकता $2,000 भी, और वो आपसे कांटेक्ट करता है, तो उसकी किस तरह आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं? सो बेसिकली हम लोग एक डेटा मेंटेन करते हैं जो उनके बेसिक किसी भी एनजीओ को रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा। और हम मल्टीपल एनजीओज को उनका डाटा भेज रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि वो स्पॉन्सरशिप या इवन कॉर्पोरेट्स जो हैं जो अपने CSR कर रहे होते हैं उनके साथ भी हम कोलैबोरेशन करते हैं ताकि वो उनके पैसे दे सकें और हम उनका काम कर सकें। ग्रेट, ज़बरदस्त भाई। बहुत सारे लोगों के बारे में सीरियसली मुझे जब शो करती हूँ तो मुझे जानने का मौका मिलता है, और आप सब लोग हीरोज़ हैं हमारे मुल्क के। आइए जी, एक और हीरो को बुलाती हूँ जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत इन्होंने ईजाद की है, जिसकी वजह से सुनने में आ रहा था इंटरनेशनली कितने कितने मुल्कों में वेंटिलेटर शॉर्ट हो गए थे, और इतनी महंगे, मतलब
मेरी माँ भी वेंटिलेटर पे रह चुकी है, मेरी मदर इन लॉ भी वेंटिलेटर पे रह चुकी हैं। मुझे पता है कि हॉस्पिटल वाले कितना बिल जनरेट करते हैं, कितनी महंगा ये इक्विपमेंट होता है। मगर इस वक्त की इजाद जो कि इस वक्त की ज़रूरत थी, वो क्रिएट करने वाले को तो मैं हीरो ही कहूँगी। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर रियाज उद्दीन को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं NED यूनिवर्सिटी पर, और यहाँ वो मैं उनको दावत दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने क्रिएट किए हैं वेंटिलेटर्स। आइए उनका पैकेज आपसे शेयर करती हूँ, फिर उनसे मिलवाती हूँ। कराची में मौजूद NED यूनिवर्सिटी में कई इजादात ऐसी देखने में आई हैं जो गैर मुल्कियों के लिए यकीनन हैरत का बाइस होती हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल डॉक्टर रियाज की है, जिन्होंने स्क्रैप में मौजूद चीज़ों से ज़रूरत के इन वक्तों में वेंटिलेटर बना लिया। इनके इस कदम पर इन्हें बहुत शोहरत हासिल हुई। डॉक्टर रियाज का कहना है कि वो अपनी इस इजाद को बड़े स्केल पर पहुंचाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मयार के ऐन मुताबिक है। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर रियाज साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? आप कैसे खैरियत से? यंग डॉक्टर्स हैं भाई। ये ज़बरदस्त आप लोग ही हैं जो हमारे मुल्क को आगे लेके चलेंगे। मुझे अपनी इस इजाद के बारे में बताएं, और प्राइस बताना बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, ताकि पता चले लोगों को कि क्या है और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है आपका वेंटिलेटर। मैं थोड़ा सा आपको अपना थोड़ा मज़ीद इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं NED यूनिवर्सिटी से पिछले 16 साल से वाबस्ता हूँ, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन की थी। अच्छा। और इसके बाद तो कौन सी इंजीनियरिंग आप? मैंने फंडामेंटली यानी ग्रेजुएशन मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मगर मेरी PhD मैकेट्रॉनिक्स में। PhD मैकेट्रॉनिक्स में। और मैं इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हूँ। और वो तो आफ्टर दिस मतलब वेंटिलेटर बनाने के बाद और नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को भी हेड कर रहा हूँ मैं, जो कि वन ऑफ दी 11 लैब्स है अक्रॉस द कंट्री इन 13 यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली हम लोग टेली प्रेजेंस पे काम करते हैं, टेली रोबोटिक्स पे। और जब कोरोना आया तो सब चीज़ें क्लोज़ हो गई, और यूँ कह लें कि टाइम थ्योरेटिकली चल रहा था, प्रैक्टिकली तो क्लोज़ हो गया था। थोड़ी सी सोचा हमने डायनामिक्स पे कोरोना की, और हमने ये रियलाइज़ किया कि घर में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि माइंडसेट ये है कि अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आती हैं। सब तो नहीं बैठ सकते ना, कोई तो होगा जो निकलेगा। कि ये जो जंग है इसमें जो फौजी बने, तो वो आपने एक फौजी का काम। जी बिल्कुल। तो मुझे याद है सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, बट 3-4 डेज़ बड़ी मुश्किल से मैं घर पे रह सका। तो उसके बाद से हमने अपनी लैब ओपन की। हमारे पास लिमिटेड कम लोग होते हैं जी रिसोर्सेज थे। द प्रॉब्लम मेजर ये था कि हमने थोड़ा सा जब कह लें नीड एनालिसिस और देखा, तो हमें फील हुआ कि पाकिस्तान में तकरीबन 40,000 वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है। और टोटली उस वक्त तकरीबन कोई 1600 वेंटिलेटर या 1500 पूरे अक्रॉस द कंट्री थे। बेचारा इधर से उधर वेंटिलेटर्स की तलाश में मारा फिर रहा था। ये हालात थे, और कितने लोगों की डेथ्स भी हुई। जी बिल्कुल ऐसी। तो उस वक्त हमने ये काम स्टार्ट किया डे एंड नाइट। तो थैंक्स टू सम फ्रेंड्स एंड सपोर्टर, उन्होंने हमें कुछ ओरिजिनल वेंटिलेटर्स का अच्छा स्क्रैप दिया, और उसमें से हमने क्या किया, एक्सकेवेंज किए कुछ कंपोनेंट्स। और उसके बाद हमने 2 चीज़ों को देखा कि एक खोल तो के देखा होगा ना आपने, कैसी कनेक्शन है, क्या है। जी बिल्कुल। तो वो थोड़ी इन डिज़ाइन में PhD है साउथ कोरिया से, तो वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। हमने उनको साउथ कोरिया से जी बिल्कुल। तो जी बिल्कुल PhD। तो हमने उसको खोल के देखा, फिर हमने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली कोरोना में हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत है। और फॉर एग्जांपल हमारे जहन में है, क्योंकि पेंडेमिक आते हैं और ये कुछ साइकिल के बाद बार बार आते रहते हैं। तो हमने ये सोचा कि ये लॉन्ग लास्टिंग कुछ इस बहाने हम काम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी में वैसे अब अगर आप फैकल्टी मेम्बर हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी और मसरूफियात भी होती हैं। तो डे एंड नाइट हम लोगों ने वहाँ पर लगे। मुझे तकरीबन अगर ऑल टुगेदर 180 नाइट्स तो मैं लैब में 180 नाइट्स में लैब में हम लोग सो रहे होते थे, क्योंकि डिफ़िकल्टी ये थी, लॉकडाउन था और बहुत घर जाके आना मुश्किल था। और तो वो हम वहीं पे सो रहे होते थे, वहीं पे काम कर रहे होते थे। पूरे लिटरेचर को हमने पढ़ के कितना टाइम लगा इसको इन्वेंट करने में? इसको मैं आपको बताऊं, जो फंडामेंटल जो मोड्स हैं ना इसके, वो तकरीबन 9 to 11 मोड्स हैं, जो बेसिक प्रेशर और वॉल्यूम बेस्ड मोड्स होते हैं बेसिकली। अच्छा। यानी आपने एक लंग को कोई स्पेसिफिक डिजायर्ड वॉल्यूम देना है या फिर स्पेसिफिक डिजायर्ड प्रेशर देना है, डिपेंडिंग अपॉन दी डिजीज दैट द पेशेंट इज हैविंग। तो उसमें हाइपोक्सीमिया, जिसमें किसी में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज कराना होता है, किसी में आपको ऑक्सीजन का कराना होता है। तो वो हम बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, ये लंग डिजीज है। जी बिल्कुल। एक्चुअली हमने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरी जो तो आप कितने इन्वेंट कर चुके हैं? असल में उसमें हमने ये किया कि इसके वर्जन्स बने हमें, क्योंकि हमने वर्जन अलग-अलग वर्जन। जी वर्जन्स बने। हमने सबसे पहले जब जो काम
किया था। जो पहला हमारा इवेंट तो हमने 18 डेज में 2 मोड्स के साथ बना लिया था। सबसे पहले आपने कहाँ एक्सपेरिमेंट किया, कहाँ किस पे अप्लाई हुआ? अच्छा देखें, अगर हम वेंटिलेटर बनाते हैं ना और मैं रैंडमली एक्सपेरिमेंट उससे करना चाहूँ तो वो इतना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मुझे ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी को कांटेक्ट करना होगा। उसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी, थैंक्स टू पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, उन्होंने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ मिलके क्या कहते हैं एक कमेटी बनाई और उन्होंने ना एप्लीकेशंस लेना शुरू की। तो तकरीबन इनिशियली टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज तकरीबन 60-70 एप्लीकेशंस आई थी उनके पास। तो अब तो शायद कोई 4 या 5 लोग ही रह गए क्योंकि वक्त के साथ साथ डिफिकल्ट। तो उनकी कुछ उन्होंने क्या किया, यूके स्टैंडर्ड्स बनाए कि ये क्योंकि सेफ्टी क्रिटिकल डिवाइस है ना, आप बना रहे हैं इसको ह्यूमन बॉडी के लंग पे लगना है, तो आपको कुछ खास प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो फिर हमने फर्स्ट डिज़ाइन बनाया, फिर उसको हम डॉ मेडिकल में, इंडस यूनिवर्सिटी में और दूसरी जगह इवन इस्लामाबाद में भी ले जाते रहे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ही कोरोना में बाकायदा ड्राइव करके और फिर हम उसको इवेल्युएट करते रहे, फीडबैक लेते रहे। यूके से इवन हमने एनेस्थीसिस्ट से बात की, भाई कई सारे लोगों से। फिर हमने देखा कि जो फेमस ब्रांड्स हैं हैमिल्टन वगैरह, तो आपको हैरत होगी उनकी प्राइस तकरीबन रेंज रोवर की करीब ही होती है, 65 लाख एवरेज 80 लाख। तो हमने ये नोटिस किया कि एक आप लिमिटेड वैल्यू तक तो इसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, उससे नीचे करेंगे तो ह्यूमन लाइफ को आप जेपरडाइज कर सकते हैं। तकरीबन ये 1.5 यानी 15 से 20 लाख के दरमियान। कहाँ 65 लाख? बिल्कुल, जी बिल्कुल। कहाँ 15 से 20? तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया। मैं थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में भी रहता हूँ, तो मैं फील करता हूँ कि जब आप कोई चीज़ बाहर से मंगवाते हैं ना, तो वो तकरीबन 2-3 टाइम्स वैसे भी उसकी कॉस्ट हो जाती है, एंड देन बीच में आपका वेंडर होता है एंड देयर आर समथिंग। तो लोग अपनी क्रिएशन और यहाँ से जी बिल्कुल। अच्छा। तो सेंसर्स तो ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में नहीं बनाते, वो चीज़ें तो हमें लेनी पड़ी। तो थिंग इज दैट जो आपने इसमें कोड डाला। जी आपका जो ये वेंटिलेटर है अभी ये कहाँ ये तकरीबन 6th वर्जन में, और रिसेंटली हमें एक गुड न्यूज़ मिली है कि उसकी एक सॉफ्टवेयर वैलिडेशन है कि भाई आपका सॉफ्टवेयर अगर जो काम कर रहा है, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है बाकायदा पूरी की पूरी, अगर सॉफ्टवेयर जो काम कर रहा है तो वो अगर कोई कमांड देता है कि वॉल्व खुल जाए या फ्लो पहुंच जाए या चीज़ें सही वर्किंग को, तो वो हमारी अभी हो गई है ह्यूमन सब्जेक्ट ट्रायल पे। एनी टाइम वी कैन गो एंड देन इंशाल्लाह अगर आपकी दुआ रही तो लाइसेंस हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह जी। बेस्ट ऑफ लक, आपकी भी काविश बहुत अच्छी है मुल्क के लिए। अब मैं जो नेक्स्ट गेस्ट को यहाँ पे दावत दे रही हूँ, क्योंकि मैंने देखे सारे, अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरोज़ ही हैं, बहुत सारी ख़वातीन भी हीरोज़ हैं हमारे यहाँ। और एक लड़की जिनको मैं अभी बुलाना चाहूँगी, उनका पैकेज दिखाऊंगी। अक्सा ने एक सिलाई मशीन जिसे कहते हैं वो इजाद की है ब्लाइंड लोगों के लिए, जो देखने की ताकत से महरूम है लोग, उनके लिए। आइए मैं उनका पैकेज आपसे शेयर करती हूँ। बसारत से महरूम अफराद के लिए अक्सर लोग नरम दिल रखते हैं, कभी उनकी मदद भी कर देते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसा हमदर्दी का एहसास रखते हैं कि वो दुनिया भर में मशहूर हो जाते हैं। पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी की तालिबा अक्साल ने बीनाई से महरूम लोगों के लिए सिलाई मशीन बनाई है। पूरे मुल्क के लिए फख्र की बात है। अक्सा का शुमार इस फहरिस्त में पहली पाकिस्तानी के तौर पर किया गया है। जी अक्सा ये कैसे चाह कि मैं ये काम करूं, मतलब डिफरेंट सोच है ना कि जो देखने की ताकत से महरूम होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, अपने ही वो काम प्रॉपर्ली कर नहीं पाते, फिर कैसे किसी प्रोफेशन को अपनाएं, खुद कमाई करें। तो आपने तो उनको एक कमाई का जरिया फराहम कर दिया। तो अक्सा के दिमाग में ये कैसे आया आइडिया? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये आइडिया बेसिकली इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी एक नेबर थी और वो शी वाज़न्ट ब्लाइंड बाय बर्थ, लेकिन एक एक्सीडेंट के थ्रू उनकी ना बिनाई चली गई। तो वो देख नहीं सकती थी, तो वो मेरी ही एज की थी। तो जैसे जैसे आई वाज ग्रोइंग अप, मैं बड़ी हो रही थी, तो मैंने देखा कि मतलब वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी। ज़ाहिर है मतलब एजुकेशन हासिल करना उनके लिए मुश्किल होता है, और अगर कोई उनमें से बहुत कम होते हैं, बहुत कम वो लोग होते हैं जो कर सकते हैं और फिर उनको आगे से जॉब्स मिलती हैं, लेकिन जो 80% ऑफ द पीपल होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपनी फैमिलीज़ पे, सोसाइटी पे।
तो वहाँ से मेरे एक हमेशा से मेरे दिल में था कि कभी मैं कुछ कर सकूँगी, कुछ भी पढ़ूँगी तो मैं हमेशा इनके लिए कुछ कर सकूँ। तो वो एक जर्नी एक थी कि कुछ करना है से लेके फिर पाकिस्तानी डेमोग्राफिक को देखे कि हमारी 8.5 जीडीपी जो है वो टेक्सटाइल से जाती है सेक्टर से। तो फिर वहाँ से था कि क्यों ना सिलाई के थ्रू वो कमा सकें और इसी तरह इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल कर सके कि उनके पास अपना कमाने का ज़रिया हो। हाँ, तो अक्सा फिर तुमने क्या किया, स्टेप कैसे उठाया ये? तो बेसिकली मैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर हूँ, प्रोडक्ट डिज़ाइनर। तो जब मैं अपना थीसिस कर रही थी वहाँ पे मैंने ये आइडिया सोचा कि सबसे पहले तो एक कह लें कि इंटेंजिबल सा आइडिया था कि उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देनी है। अब मैं उस तरह से किसी को आवाज़ नहीं उठा सकती, आवाज़ उठा सकती हूँ या किसी को हर किसी को पैसे तो नहीं दे सकती। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जिसको वो खुद इस्तेमाल करे, क्योंकि मैं बहुत सारे वोकेशनल सेंटर्स में गई, ब्लाइंड इंस्टीट्यूट्स में गई, तो वो खुद बहुत इंडिपेंडेंट है, वो अपनी ज़िंदगियां बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से गुजारते हैं, लेकिन सिर्फ वो फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं कि जिस पे उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो वहाँ से मैंने सोचा कि अब मैं स्टेप इन करती हूँ एज अ डिज़ाइनर और मैं उनके लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाती हूँ जिससे वो इस्तेमाल करें और ख़ुद कमाएं, ताकि उस चीज़ की जो एक फीलिंग होती है अचीवमेंट की ना, फिर कुछ कैसे वो सीखते हैं? जी, तो बेसिकली जो मेरी सिलाई मशीन है, जो स्विंग मशीन है, उसके अंदर ऐसे सेंसर्स हैं, ऐसे टेक्टाइल क्यूज़ हैं कि जैसे वो टच और मतलब फ़ील करके उसको वो कुछ बटन्स तक पहुंच जाते हैं। पूरा एक जर्नी होती है। जैसे सिलाई जो है 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले आपको धागा डालना होता है, फिर उसके बाद आप जो है ना सीना मुझसे भी नहीं डलता, मतलब हाँ, मुझे नज़र आता है मुझसे भी नहीं डलता। तो ये कैसे करेंगे वो? मैं इसलिए थोड़े सा परेशान हूँ कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। जी, तो यही वो चीज़ थी कि मतलब अब तो ऐसे आप ऑटोमेट भी कर सकते थे, लेकिन यही तो चीज़ है जो हमने नहीं करनी, कि हमने उन्हें उस खुद मुख्तार करना है कि वो खुद से वो जर्नी करें, मतलब स्टेप बाय स्टेप पे वहाँ पे बटन भी तुमने खास कोई? जी, एक जर्नी सी है कि आप पहला बटन जब प्रेस करते हैं तो जहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होना होता है वहाँ पे साउंड आता है और बटन ऊपर हो जाता है। तो वो फील जब करके जाते हैं तो ब्रेल की तरह बिल्कुल, तो वो ब्रेल की तरह बटन ऊपर को हुआ होता है, तो उन्हें समझ आ जाती है कि अब इधर से गुजारना है धागा, अब इधर से। तो वो फील करके पूरी जर्नी करते हैं, धागा खुद डालते हैं, फिर जैसे सीना होता है। तुम लाई हो मशीन? वो तो नहीं मैं ला सकी क्योंकि मेरी एग्जीबिशन है टोक्यो में इसी साल, तो वहाँ पे भिजवानी थी, तो फिर मैं वो ला नहीं सकी, इसलिए मैंने फिर वो शेयर किया पैकेज में उसकी वीडियो। ओके, तो बाकी मालूमात इस मशीन के हवाले से हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, लौटते हैं तो हम लेंगे। ठीक है अक्सा, अपनी इन्फॉर्मेशन को यहीं पे रोक दो। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में इन सारे हीरोज़ के पेरेंट्स को सलाम। तो मैं भी हीरोज़ ही कह रही हूँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैं अभी जो डिस्कशन करी थी अक्सा से, उसको दोबारा करने के लिए मुझे वो पैकेज चलाना होगा। एक ऐसी मशीन, सिलाई मशीन तैयार की गई है जो देखने के विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं, देखने की सलाहियत से महरूम, वो इस मशीन से अपनी प्रोफेशन को आगे लेके जा सकते हैं। आइए वो पैकेज मैं आपको दिखाती हूँ। पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम। जी, तो अक्सा की वो मशीन गई हुई है एग्जीबिशन में और इसलिए मैं उसको लाइव नहीं देख पा रही, वरना मुझे अभी बहुत मैं सोच रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ कि वो किस तरह चलती होगी मशीन। तो तुमने कॉन्सेप्ट बेसिकली ब्रेल से लिया है कि वो जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो बटन्स ऊपर करती जाएगी उस चीज़ को। ये तो एक फ़ीचर हो गया ना, फिर इसके अंदर और बहुत सारे सवाल उठते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि कपड़े का रंग कौन सा है। तो मशीन आपको कलर भी बताती है, वहाँ पे कलर डिटेक्टर भी है। ओह माय गॉड। तो फिर इसके अलावा एक सबसे मेजर जो चीज़ थी जब डिज़ाइन करते वक्त, वो ये थी कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप एक आम जो सिलाई मशीन हमारे घरों में होती है, जो हमारी अम्मियाँ इस्तेमाल करती हैं, आप वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते?
तो जो उन सबका एक कलेक्टिव जो जवाब था वो ये था कि डर बहुत लगता है, क्योंकि लग ना जाए उसकी एक तो मशीन की आवाज़ बहुत होती है और हाथ ना आ जाए नीचे, कट्स ना लग जाए। तो फिर मशीन ऐसी है कि उसके अंदर ऐसा सेंसर इस्तेमाल किया गया है कि अगर आपका हाथ कभी भी जो नीडल है उसके करीब आता है, मशीन चलना बंद हो जाती है। ओके। तो ऐसा हो पॉसिबल नहीं है। उसके फंक्शंस वही हैं जो एक सिलाई मशीन के होते हैं, लेकिन उसमें सेंसर लगे हुए हैं और बाकी सब चीज़ें हैं जो उभरती हैं और बताती हैं और आवाज़ भी आती है। वो आपको आवाज़ के थ्रू गाइड करती है। सेंसर्स आपको मतलब इस तरह करते हैं कि आपका हाथ ना कट में आ जाए तो वो मशीन ही ऑफ हो जाती है। मशीन सिलते सिलते धागा टूट जाता है, वो हमें नजर आता है। तो बिल्कुल उस मशीन में कैसे पता चलता है कि धागा टूट गया? वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन हमारी आवाम को समझाने के लिए वो भी ऐसे है कि वो भी एक सेंसर लगा हुआ है कि जो जैसे आपका धागा की वो ख़त्म हो रही होती है नलकी के अंदर या टूट जाता है जब मशीन, तो वो मशीन आवाज़ करना शुरू हो जाती है। तो तब एक अलार्म की बात है कि आपका धागा टूट गया या मशीन अभी चल नहीं रही या कोई मसला हो गया है। तो तब उसके अंदर वो वाली चीज़ है कि आप हेल्प ले सकते हैं किसी को, लेकिन आपको वो इन्फॉर्म कर देती है कि ये मशीन का मतलब धागा टूट गया या चल नहीं सकती। अब इसकी प्राइस तो डिसाइड नहीं की होगी ना? इसकी प्राइस इस तरह से थोड़ी सी इसकी कॉस्ट की है कि जैसे एक आम सिलाई मशीन होती है जो वो 15 से 16 हज़ार रुपये में आपको मिल जाती है। तो जो मेरे फीचर्स हैं जो एक बिनाई से महरूम अफराद को जो हेल्प कर सकते हैं, उनकी वो सिर्फ ऐड कर रहे हैं 1500 से लेके 2000 तक उसमें। तो ऐसा नहीं है कि बहुत उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी या कुछ, तो वो फीचर्स ऐड होने से सिर्फ जो है 1000-1500 का वो आ रहा है इसके अंदर फ़र्क। वेरी गुड जी। तो और मैंने सुना आपने अवार्ड भी रिसीव किया है। ज़बरदस्त। तो जी एक और हीरो को मैं दावत देना चाहूँगी अपने शो पे यहाँ, जिसकी जो कहते हैं ना कि जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी आपके वसाइल हैं, उसके अंदर रहते रहते भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और इस वक्त मेरे पास है एक ऐसा रिक्शा ड्राइवर जो अपने रिक्शे को एज एम्बुलेंस इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को एम्बुलेंस का वो किराया जो एम्बुलेंस वाले लेते हैं उतना अफोर्डेबल जो नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इनका सहारा लेते हैं। आइए जी, मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे नदीम हुसैन साहब। पहले उनका पैकेज दिखा सकते हैं हम जी। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाले ममालिक में होता है और शहर कायद इसमें सरे फहरिस्त है। आज इसी शहर के हम ऐसे एक रिक्शा ड्राइवर से आपको मिलाएंगे जो मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त अस्पताल तक पहुंचाता है। आइए जानते हैं इससे इसकी कहानी। जी अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ, ज़ोर से बोलिएगा नदीम साहब, भाई आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो ज़रा फ़ख्र से बोलिएगा। नदीम साहब, कब आपने सोचा कि मैं अपने मतलब लाइक होता है ना, ज़ाहिर है आप लोगों की इतनी मुश्किल जॉब है, रिक्शा चलाना कोई आसान काम नहीं है, सवारी मिली नहीं मिली, लेकिन अब जब आपने उसको एम्बुलेंस बना दिया है, एक ज़ाहिर है बीमार आदमी को लेके जाना आना, ये कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया? सबसे पहले तो मैं एयरवाई का शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इतने बड़े मुकाम पे मुझे बैठाया। नहीं कोई और मैं एयरवाई को और मुझे देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बात दरअसल ये है कि देखें, दुनिया में इंसान कमाने आया है अपनी मुफाद की खातिर, ठीक, और दूसरों की मुफाद को बहुत देर से सोचते हैं लोग, काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी आपने मेरी रिकॉर्डिंग देखी है, ये हकीकत है कि जिस तरह से मैंने देखा दो बुज़ुर्ग यानी कि रोड पे यानी कि शिद्दत से यानी कि बीमार हालात में तड़प रहे थे, और माशाल्लाह से मैं ठंडा पानी भी पिलाता हूँ, कूलर भी लगा मेरे रिक्शे में। अच्छा। तो उनको मैंने ठंडा पानी मैंने भी लिख के लगाया हुआ है ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो रोक के मुझे गाड़ी को यानी कि पानी पीते हैं। तो अब जब मैंने देखा कि तड़प रहे, उनको पानी पिला के मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास किराया नहीं, मुझे अल्ताफ़ नगर जाना है। जब मैं उनको लेकर गया अल्ताफ़ नगर, और यानी कि जब मैंने उतारा तो जब मैंने उनके घर की कंडीशन को देखा तो पता चला कि जैसे कि डामरा जैसा घर होता है ना, झोपड़ी नुमा, बिल्कुल अजीब सा यानी कि कैफियत वाला घर था। वो भी किसी ने पनाह दिया था अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। अच्छा। जब मैं वहाँ पे गया तो बच्चों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं पता ये लोग किस तरह रहते हैं। तो पता चला कि उन्होंने कहा कि अनस नाम उनका शौहर का है और बिल्लो बाजी लेडीज़ का नाम है।
तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे को खाने को दे देता है तो खा लेती हूँ, वरना भूख की सो जाती। मुझे बड़ा तकलीफ हुआ, यानी कि मैं गरीब हूँ, बड़ी तकलीफ हुई मुझे। 12 वहाँ से मैं आया, मैं यानी कि एक जहन बना ली कि मुझे ये काम करना है। करने के बाद मेरे साथ मुश्किलात बहुत आए हैं, बहुत इंतहा है, लेकिन मैं सोचा कि छोड़ दूँ। फिर अल्लाह पाक की रहमत से अल्लाह पाक ने मुझे ख्वाब के ज़रिए ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं मुझे कि मैं छोड़ नहीं सकता। अब मैं नहीं छोड़ सकता। अब आप जैसे इस तरह लेके जाते हैं, एम्बुलेंस के तौर पर अपने रिक्शे को इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो पैसे तो नहीं आपको देते होंगे? नहीं, कोई भी फिर पैसा आपका नहीं। गुजारा कैसे होता है? अब देखें, गुजारा ऐसे होता है कि जैसे कि मैं मरीज़ को लेके जा रहा हूँ तो मैं इंक्वायरी करता हूँ कि ये मुस्तहक है या नहीं है। तो अगर किसी को एकदम इतनी जल्दी इमरजेंसी है, इंक्वायरी में तो टाइम नहीं लग जाएगा? नहीं, इमरजेंसी वालों को नहीं उठाता हूँ, ऐसे लोगों को उठाता हूँ ना। देखिए, इमरजेंसी वाले आपको पता है कि और भी अदारा है, हाँ। वो लेकर जाते हैं वो लोग। हाँ। तो मैं इमरजेंसी को क्यों उठाऊँ, मैं लोकल को उठाता हूँ मैं। अच्छा। नॉर्मल तबके जैसे के, किसी ने ऐसे जाना है हाँ, अस्पताल डायलिसिस पर या किसी भी डिलीवरी हो या कुछ भी हो, जी। XYZ किसी किस्म की मरीज़ा हो या मरीज़ हो, वो मैं यानी कि जब जाता हूँ ना जी। तो अड़ोस पड़ोस में पूछता हूँ अच्छा, कि भाई ये मुस्तहक है भी या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि चीटर लोग भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो मैं तो अपने कॉस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि बादशाह बन के बादशाही करना बेवकूफ़ी है। दौलत तो है और आप गरीबों को बांट रहे हैं, तो बादशाही नहीं कहलाती है। लकीर का फ़कीर अगर बंदा है और वो बादशाही करे तो बादशाह से ही बढ़ के है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रही हूँ ना कि जब आप ये आप उनसे पैसे नहीं लेते हैं और आप उनको इस तरह जब आप अपना टाइम देते हैं, पेट्रोल खर्च होता है रिक्शे का, तो कैसे आपका के जरिया माश कैसे घर चलता कैसे है? मेरा ज़रिया ऐसे बनता है, साथ में मैं अपनी मजदूरी भी करता हूँ। अच्छा, रिक्शा भी चलाते हैं? जी हाँ, उसी रिक्शे में सवारी भी उठाता हूँ। अच्छा। अब अल्लाह पाक पूरा कर देता है। अच्छा। हाँ, अपनी गाड़ी भी चला रहा हूँ। हाँ। ये है कि मैं किसी का आगे भीख नहीं मांगता हूँ, हाथ नहीं फैलाता हूँ। वैसे तो देखें, जब से मैं ये काम कर रहा हूँ ना, लोगों ने बड़ी ऑफर की है, हाँ। ठीक है, लेकिन जब क्या मैं ऑफर की लोगों ने की? यानी कि डोनेशन देने के लिए और ये वो, लेकिन जब मैं कुछ लोगों से जाके मिला तो देखें, मुझे नहीं पता मेरी क्या औकात है, मुझे नहीं पता मैं कर क्या रहा हूँ। ये अल्लाह करवा रहा, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। कभी कभी मैं टेंशन में आ जाता हूँ कि मुझसे ये काम अल्लाह क्यों करवा रहा है। हाँ। अब छोटी सी मिसाल ले लें, जैसा कि एक शख्स यानी कि एक साहब ने पानी पिया, पानी पी के मुझे कह रहे हैं कि उनके साथ एक बंदा और भी था, कह रहे यार एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मुझे अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, ये 2 टके का रिक्शा ड्राइवर, मुझे इस तरह से कहा गया है बाकायदा, ये 2 टके का रिक्शा ड्राइवर इतना बड़ा काम कर रहा है। तो अब देखें, मैंने तो खामोशी इख्तियार किया, लेकिन जो उनके साथ दोस्त था ना, उन्होंने बहुत बड़ी बात की, कह रहे तेरी दौलत जो है ना बेकार है, अल्लाह का जो है ना हिदायत ना इसके ऊपर है, अल्लाह ने हिदायत इसको दी है, तुझे नहीं दी है। तो मैं वहाँ पे खुश हुआ कि अल्लाह वाकई हिदायत दिया, तो यानी कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो देखिए, अल्लाह की हिदायत तो अगर जैसे मैं आपसे पूछूं, पूरे दिन में आप अपनी कमाई, जब आपको लगता है कि इतने मेरे पैसे पूरे हो गए, तो फिर आप अपने इस मकसद के लिए निकलते हैं कि लोगों की मदद करें, उनको इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, हॉस्पिटल्स तक पहुंचाते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, रब की ज़ात सबको पालता है, सबको पालता है, ठीक है। जब मैंने एक दिल में तहिया किया है ना कि मुझे मुस्तहक को अस्पताल लेकर जाना है, यहाँ तक का कि मैं आपको यकीन दिला दूँ कि अल्लाह को मुँह दिखाना है कि मैंने अपनी गाड़ी से सवारी उतार दी। सवारी उतारी, फोन आया क्योंकि आपने कॉल आई थी मेरे पास, नंबर्स लिखे हुए हैं। जी हाँ, मेरा नंबर है लोगों के पास, ठीक है ना, नहीं भी है तो मैं नंबर अभी भी बता मैं चलवा देती हूँ आपका नंबर। हाँ, मैं हम वो आपका जो रक्षा का शॉट दिखाते ना, उसके ऊपर भी आपका नंबर देखें, लोगों ने ये भी कहा, अब जैसा कि रमज़ानों में लोग समझ रहे कि मैं अमीर आदमी हूँ कोई, अब मुस्तहकों की कॉल आ गई, फितरा दे दो, ज़कात दे दो, कुर्बानी में गोश्त मांग रहे। मैंने कहा भाई मैं फ़कीर इंसान हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है। अब ये कि किसी साहब ने मुझे अकाउंट खुलवा के दिया मैदान बैंक में अपने पैसों से कि भाई आपका एक अकाउंट खुलवा दे रहा हूँ मैं, अगर कोई कॉल आ जाए तो आप अपने अकाउंट नंबर बता देना। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता किस तरह से क्या होता है। तो उन्होंने फिर मुझे समझा के एक पर्ची बना के दी। अकाउंट नंबर क्यों खुलवा के दिया? यानी कि अपना अकाउंट खुलवाया आपका? मेरे नाम पे, मेरे नाम पे हमदर्द जो थे उन्होंने मेरे नाम पे अकाउंट खुलवाया, तो उन्होंने अकाउंट नंबर ही मुझे बताया। तो मतलब लाइक एक छोटी सी NGO बन जाए आप? हाँ, ताकि वो चाह रहे जब आप ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं ना, तो आप दिल खोल के करें, फिर शायद कोई आपको डोनेट करे तो आप तो कर ही रहे हैं। देखें, रास्ता काटे में चलता हूँ ना,
कोई 1000, 2000, 500 देते हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है। हाँ। पीछे लिखा हुआ है ना, देते हैं। हाँ। देखिए, जब मुझे कोई अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहा है ना, तो मुझे चाहिए कि मैं उस मकसद में, हाँ। अभी मुझे किसी साहब ने 500 रुपये दिए, ठीक है, अभी 4 दिन पहले मैंने उनको कॉल करके बोला कि भाई आपके पैसे से ना मैंने CNG भरवाएं, आप भी नेकी में शामिल हो गए। तो अब अकाउंट नंबर लोग मांग रहे मुझसे, तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, कभी ऐसी मौका मिल जाए तो मैं आपको अकाउंट नंबर दे दूंगा। तो अकाउंट नंबर मेरा ये, पहले कोड नंबर ये है 9977, ठीक है, 01051563559, ये मेरा मुकम्मल नंबर है। जिस आपको भी देना हो सदका जारिया। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, शेयर करना बहुत मुश्किल काम है, पैसा बांटना बहुत आसान काम है। देखें, अगर आपने मुझे डोनेट किया और मैंने लिया और खा लिया, ठीक है, तो आपकी भी नेकी ज़ाया हो गई, मेरी भी नेकी ज़ाया हो गई। अगर आपने मुझे दिया और मैंने उसको नेक मकसद में अगर लगाया, तो अल्लाह के बारगाह में आपकी भी बख्शिश, मेरी भी बख्शिश। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। अब इस तरह के अगर आप जैसे बहुत सारे लोग हो जाएं, मुझे लगता है आप लोगों की वजह से ही पाकिस्तान चल रहा है। वो वही होता है ना, कभी कभार हम बैठ के सोच रहे हैं यार इतनी गड़बड़ें हो रही हैं, क्या हो गया, मुल्क कैसे चलेगा। चल रहा है इतने सालों से और चलता जा रहा है माशाल्लाह। तो आप जैसे ही हीरोज़ हैं जो अपनी अपनी जो आप लोगों की हिम्मत है उसमें रहते हुए आप लोगों की खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारी बात है ना, मतलब इंसान पैसा कमाने के लिए बहुत और कुछ कर सकता है। ये दोनों बाहर चले जाते, वहाँ जाके ज़्यादा पैसा कमाते, भाई $25,000 का है ना ये हाथ उधर। तो यहाँ रहकर ये काम करना तो लेकिन हीरोइज़म से तो कम कोई बात है ही नहीं। एक छोटी सी बच्ची है मेरे साथ यहाँ। इस छोटी सी बच्ची को मैंने यहाँ इसलिए बुलाया कि इस उम्र में ना आजकल के बच्चे सब मोबाइल पर और गैजेट्स पर अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। पढ़ाई तो साइड पर हो गई है, मगर इस बच्ची ने जिस तरह तलहा को मैं कहूँगी कि इन्होंने 8 साल से जो प्रोफेशन इन्होंने सोचा हुआ था उसके ऊपर मेहनत करना शुरू की। तो ये छोटी सी बच्ची की भी मुझे क्यूटनेस लगी कि 8 साल की उम्र से इसने कपड़े डिज़ाइन करना शुरू किए और ये अभी गुड़ियाओं के, बारबीज़ के कपड़े डिज़ाइन करती है। तो आइए मैं वेलकम करती हूँ मेरीन एहसान को। उनकी पिक्चर्स है मेरे पास कुछ, वो मैं गुड़ियाओं की पिक्चर्स आपसे शेयर करती हूँ। वाह भाई, अस्सलाम वालेकुम मेहरीन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी कुर्सी थोड़ी सी आगे कर दूँ ना, उतरो। मैं तुमसे बात करने के लिए मुझे पूरी गर्दन मोड़नी पड़ी आगे। और ये अब बैठ जाओ मेहरीन, अब सही से गप्पे मारेंगे। वाह यार, ये तो मेरा शौक था जब मैं छोटी थी ना। यकीन मानो, मैं पता क्या करती थी, दर्जी से कतरे लाती थी छोटी छोटी सी, और मैं इतने अच्छे कपड़े नहीं बनाती थी, मैं भी गुड़ियाओं के कपड़े बनाती थी। तो मेहरीन, तुम्हें ये डिज़ाइनिंग का शौक कैसे हुआ? पिछले साल जब कोविड की वजह से सब कुछ बंद था और मैं इत्तेफाक से अपनी नानी के घर पे थी। वैसे मैं हैदराबाद में रहती हूँ। अच्छा। मैं कराची आई हुई थी, तो वहाँ पे मेरी नानी का भी यही टेलरिंग शॉप का बिजनेस है, उनका भी बुटीक है। तो उनके पास से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल गई, तो मैंने वहीं से बनाना शुरू कर दिया। मिल गए तुमने कहा ये मैं कोविड का टाइम बहुत अच्छे से पास करूं। हमारे बच्चे तो भाई मोबाइलें लेके बैठे रहते थे, लेकिन मेहरीन जो है ना वो अच्छी वाली बच्ची है ना जी। तो मेहरीन ने फिर ये क्या सोचा कि मैं ये डिज़ाइन करूं, मैं ये, वहाँ पे खुद तुम बैठ गई सिलाई करने? जी। खुद अपने हाथ से सीती हो? जी। ओह, फिर तुमने दिखाओ ना, मशीन से सीती हो सुई धागे से? सुई धागे से। दिखाओ। ओए 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 हो, ये खुद बनाया है तुमने? आय, तो ये तुमने कैसे सीखा, कैसे, किसका कट कैसे होगा, किस तरह? ये नानी ने सिखाया थोड़ा? नहीं, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। तो कैसे, ये कहाँ से, यूट्यूब से सीखा? नहीं। फिर कैसे पता चला? बस मुझे लगता है टेलर साहब के पास खड़ी रह के देखती रहती होगी, अच्छा ये कैसे कट करे, ऐसे सीखा होगा। नहीं, मैं अलाउ नहीं हूँ वहाँ जाना। हाँ, ये भी है ना, बच्चियों को नहीं जाना चाहिए। तो फिर मेरीन, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो नहीं बना सकती है, मैं तो नहीं डिज़ाइन कर सकती, ऐसे ही तुम्हारे अंदर इनबॉर्न है ये टैलेंट। जी। और दिखाओ ना ज़रा। ला, ये मेरा शौक था,
सच्ची में। ओ हो मेरीन, वाह भाई, बेल बॉटम आस्तीन है। ये जीन्स भी तुमने बनाई? जी। माय गॉड, और दिखाओ ना कपड़े जरा। ये देखिए, छोटी सी डिजाइनर, मुझे लगता है दुनिया की सबसे छोटी डिजाइनर होंगी आप, है ना? बड़े होके तुमने डिजाइन, ओए होए मेरीन, वाह भाई वाह, जबरदस्त। कितनी डॉल्स है तुम्हारे पास? मेरे पास 4 डॉल्स हैं। अच्छा, और फिर तुम कितना टाइम लगता है तुम्हें उनका ड्रेस बनाने में? वो डिपेंड करता है, अगर बहुत मुश्किल हो तो फिर मुझे 3 से 4 आवर्स लगते हैं, लेकिन सिंपल मुझे सिर्फ 2 आवर्स अच्छा, लग मैं जाते अपनी हैं। बेटी की बारबी लेकर आऊँगी तो तुम डिज़ाइन करके दे दोगी मुझे? जी। ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए? कितना कमाती हो? मैं पर ड्रेस 400 लेती हूँ। ओए ओए ओए, वेरी एक्सपेंसिव, 400। और दिखाएं ड्रेसेस अपने ज़रा भाई बारबी के। ये मैंने गाउन बनाया था। गाउन तो देखें भाई कैसे मेरीन से कांटेक्ट करें? कितने सारे बच्चों को इस वक्त अपनी के पीछे पड़ गए होंगे, हमें भी अपने बारबी के कपड़े डिज़ाइन कराने। वाह वाह वाह। तो तुम्हें कैसे कांटेक्ट करें, कैसे मिलोगी तुम? मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। क्या नाम है उस अकाउंट का? लिटिल डिज़ाइनर इन टाउन। लिटिल डिज़ाइनर इन टाउन, भाई सब नोट कर लें, लिटिल डिज़ाइनर इन टाउन। और ये डिज़ाइनर एक ड्रेस के, ये वाला ड्रेस के कितने पैसे लेती हो तुम? 400। ये फिक्स्ड है, चाहे ये ड्रेस हो या ये ड्रेस हो, ये बारबी के ड्रेस के 400 लेती हैं। और मेरीन ने ये अपना काम कितने अर्सा हो गया तुम्हें शुरू किए हुए? 4 years। 4 years? अभी तुम कितने साल की हो? I'm 12। 8 साल से? तो मेरीन कितना कमा लिया? I earned 50,000। माय गॉड, एक ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, मैं तो ऑ में रह गई हूँ। मतलब कि 8 साल की बच्ची ने 400 रुपये रखी है अपनी फीस डिज़ाइनिंग की, एक ड्रेस की। 50,000 ये अब तक कमा चुकी है। आइए ब्रेक के बाद एक और हीरो से आपकी मुलाकात। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो जो करने में मुझे बहुत वाकई दिल से मज़ा आया। कुछ ऐसे हीरोज़ हमारे यहाँ साथ हैं इस वक्त अंडर वन रूफ, जिनके लिए मैंने कहा कि आज उनके पेरेंट्स को सलूट है, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे बच्चे पाले हैं, उनकी तरबियत ऐसी की है कि वो अपने मुल्क का नाम रोशन करें इंटरनेशनली। मैं कहती हूँ पाकिस्तान की, आई डोंट नो बुरी चीज़ों को क्यों इंटरनेशनली हाईलाइट किया जाता है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं हमारे इस मुल्क की, और वो उनमें से एक छिड़का मैं कहूँगी, क्योंकि इस वक्त इतने टाइम में मैं इन्हीं लोगों से आपकी मुलाकात करवा सकती थी। ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग अलग अलग मुकामात पर और अपने अपने हिस्से का काम दे रहे हैं। देखी जाए, आपके पास एक अलग अलग किस्म के यहाँ लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो कोई रिक्शा ड्राइवर है, तो कोई छोटी सी बच्ची है, एक और बच्चा यहाँ बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली बहुत रिकग्नाइज हो रहा है अपनी मनकबत के ज़रिए, अपने नोहों के ज़रिए। आइए मैं मुलाकात करवाती हूँ अमजद बल्तिस्तानी से, लेकिन उससे पहले चल के देखिए उसका मिरेकल पैकेज। अली का जिक्र करें और आपका नाम बुलंद ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। इसकी मिसाल हमारे सामने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले बच्चे अमजद बल्तिस्तानी की है, जिनकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में कसीदा पढ़ने की वीडियो को इस कदर पसंद किया गया कि आप दुनिया भर में मशहूर हो गए। इसके बाद अमजद बल्तिस्तानी की मजीद वीडियोस अली के चाहने वालों के लिए मंजर आम पर आती रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद। बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे शो पे। आपका शुक्रिया। अमजद कितने साल का होगा? 14। तो अमजद ने कब पता चला कि ये आवाज़ है अमजद के पास कि वो अली के चाहने वालों के लिए मनकबत या नवा जो है वो गा सकता है, पढ़ सकता है? जी 10 साल। 10 साल? जब 10 साल के थे आप? जी। तो घर में कोई और भी है नुहा खां? नहीं। तो मतलब कैसे पता चला तुम्हें खुद कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है? जी खुद पहले पढ़ते रहते थे दीगर। अच्छा, घर में पढ़ते थे? जी। मजालिस में जाकर वहाँ नुहा पढ़ा करते थे? अच्छा, फिर जी किसने कहा, अम्मी अब्बू में किसने, बेटा तुम्हें भी पढ़ना चाहिए? जी अम्मी अब्बू दोनों ने बोला आप अपनी एक रिकॉर्डिंग करवा के सोशल मीडिया पे अपलोड करें। फिर ठीक है। तुमने रिकॉर्डिंग की? जी। मोबाइल से बनाई?
नहीं तो कैमरे से बनाई जी, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होके रिलीज हुई थी हाँ चैनल पे। फिर उसके बाद लोगों ने तुम्हें पसंद करना शुरू किया, अप्रोच करना शुरू किया। फिर जाते हो अभी मजालिस में जाके तुम नोहा पढ़ते हो? जी, अभी ट्रैवल भी करते हो, पाकिस्तान से बाहर भी जाते हो? नहीं, अभी जाएंगे पाकिस्तान से बाहर तो अभी तक गए नहीं। हाँ अभी इंशाल्लाह जाएंगे, बुलाया तो है। हाँ जी। कहाँ तुम्हारी ख्वाहिश है नोहा पढ़ने की? कहाँ जाकर? हर जगह माशाल्लाह। हाँ पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? 6 क्लास में हो? तो पढ़ाई में सही हो? जी। हाँ क्या करते हो? जैसे इस आवाज़ को के लिए तुम आइसक्रीम वगैरह कुछ भी नहीं खा सकते होगे? नहीं है, मना है बिल्कुल? जी, आइसक्रीम, चावल, सालन, ठंडा पानी जी। तो तुमने आगे सोचा हुआ क्या, अपने मुल्क का नाम कैसे रोशन करोगे? ऐसी? हाँ जी। चलो भाई, आज हमारे लिए हम भी यहाँ बैठे हुए अली के चाहने वालों में से हमारा भी शुमार है, तो हमें भी सुनाओ तुम नोहा। जानम फिदाए है दरी या अली अली जानम फिदाए है दरी या अली अली है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली मेरे जीने का वाहिद करीना अली दीन इस्लाम का है नगीना अली हक की मंजिल का पहला है जीना अली दश्त में अब्र का पहला कतरा अली मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली अली मौला अली हर सू सदाए है दरी या अली अली जानम फिदाए है दरी या अली अली। सुभान अल्लाह। तो तुम क्या सोचा हुआ है तुमने कि मैंने क्या बनना है, क्या पढ़ना है? होता है ना, आगे बंदा सोचता है। जी। तो आपने क्या सोचा हुआ है? बस जिक्र अली से ही पहचान बनी और आगे भी जिक्र अली, आगे भी यही करोगे? जी। तो अभी कितने व्यूज हो गए आपकी इस वाले वीडियो के? 48 मिलियन। 48 मिलियन व्यूज हो गए। तो यूट्यूब है आपका या क्या है? नहीं, मेरा भी अपना तो बना है, जो पहले किसी और के चैनल से। अच्छा, पहले किसी और के चैनल पे थे आप, अब आपने अपना चैनल बनाया। जी। अब आप उस पे इस तरह नोहा पढ़ते हो? जी। और है कोई और आता है आपको इसके अलावा? और सुनाना चाहोगे हमें? जी। शाह मर्दान अली शेर यज़दान अली अली हक अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली अली। पत्थर पे अलम दीन का गाना किसने, ललकार के मरहब को बचाना किसने किसने? अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली अली। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ हमारे साथ बैठे हैं हमारे मुल्क के वो हीरोज़ जिन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और आगे चल के तुम तो करोगी ना। अभी तो बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा तुम्हारे बारे में, जी। है ना? मैं आप सब लोगों से कुछ पूछना चाहूँगी, लाइक अपने मुल्क के हवाले से क्या ख्वाब हैं आपके, क्या सोचते हैं? साजिद, आप से शुरू करती हूँ मैं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँ, मैं चाहूँगी ना कि तो वालिद पाकिस्तान के मायनाज कोफेमा थे जी, तो एक जिम्मेदारी भी समझता हूँ मैं जी। और अभी तक कोई पाकिस्तानी क्लाइंबर नहीं है जिसने दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियाँ 8000 से अबाव वो समेट की हो। तो इंशाल्लाह मेरा मिशन भी है, और इस मैं कहना भी चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को, इंशाल्लाह वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए, उसकी लेगेसी को आगे लेके चलते हुए
दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, उन पर इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहराऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत मैं दुआएं देना चाहूँगी, बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर, और अल्लाह करे आप उसी तरह जैसे आपके वालिद ने इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो आप भी इंशाल्लाह। तलहा आप क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या सोचा है? इंशाल्लाह 2024 की जो ओलंपिक्स है पेरिस में हो रही है, हाँ। उसमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करूँगा इंशाल्लाह। अभी भी आप कन्नियों से रह गए ना, मतलब जी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, इतनी मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे, तो क्या नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? अगर किसी भी फील्ड में है तो साथ अपनी कोई स्पोर्ट्स भी चूज़ कर लें, और अच्छा एक एथलीट बनने के लिए 365 दिन साल के ट्रेनिंग करना पड़ती है, और इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको कामयाब करे। आमीन जी। अनस, अवैस और मौज, मैं तुम्हारे नाम में कंफ्यूज हो रही हूँ। मौज है, कुछ लोग माज कहते हैं, तो चले आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है पाकिस्तान को लेकर? आप कहाँ, लाइक जैसे ही अभी आपने इतना बड़ा काम किया है, आगे आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या सोच रहे हैं आप अपनी कंपनी को लेकर? पाकिस्तान से हम इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया तक लेके जाएंगे, ताकि वो लोग जो बहुत एक्सपेंसिव इस तरह की जो बेसिक नेसेसिटी है वो नहीं ले सकते, तो पाकिस्तान की तरफ से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए दुनिया के लिए कि वो तमाम ख़ास तौर पे वॉर जोन्स जहाँ पे जंगें हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान की तरफ से ये एक समझ लें कि कंट्रीब्यूशन होगा दुनिया के लिए कि वो इस चीज़ को यूज़ कर सकेंगे। और अब एक तरह से हमारे ऊपर एक ताना होता ना, हम अपनी सुई भी अपने मुल्क पे नहीं बनाते, तो ये उन लोगों के लिए है कि ये वाला काम, बड़ा काम हम कर रहे हैं अपने मुल्क में, इन्वेंशंस हो रही हैं, जहाँ ये भी इन्वेंशन लेकर आई हैं एज स्विंग मशीन के ज़रिए, ये भी इन्वेंशन लेकर आए हैं, तो लाइक इन्वेंशंस हो रही हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है वो पुराने वक्तों की बातें थी, वो पुराने वक्तों के ताने थे। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ब्रेक के दौरान तो आप बहुत बोल रहे थे। अब क्या हुआ, कैमरा ऑन होती? अच्छा, तो बेसिकली जो पाकिस्तान के साथ साथ हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो जो हमारा आगे का विजन है वो इस तरह से है कि आज से आने वाले 10 साल के बाद लोग शायद जिक्र किया करें कि दुनिया में कोई लोग ऐसे होते थे जो फिजिकली चैलेंज थे, तो उस चीज़ को ना हमने किताबों तक रह देना है, और लोग सोचा करेंगे कि यानी प्रोस्थेटिक्स कोई बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ हो जाएगी, और हर कोई इतना सुपर ह्यूमन, और उस चीज़ के पर हम इस मुल्क को और आगे पूरी दुनिया को लेके जाना चाहते हैं, ताकि लोग ये सोचा करें कि शायद कोई ज़माना ऐसा था जिस ज़माने में लोग डिसेबल हुआ करते थे, वो अब उनकी सोचों में भी ना रहे। हाँ, तो उस चीज़ की तरफ हमें जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैं बेसिकली एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो नेमतें आपके पास हैं ना, उनका शुक्र अदा करें, क्योंकि जब वो नेमत नहीं रहती ना, तब बहुत कदर होती है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए ना, ये भी तो नौजवान हैं जो अपने फोकस्ड हैं, सिर्फ अपने करियर्स के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए। मैं उन नौजवानों से, पाकिस्तान के नौजवानों से कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपने आप को ड्रग्स और इन चीज़ों में मुलव्वस ना करें। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ है इस दुनिया में आपके करने के लिए। बहुत सारे जो नौजवान नस्ल है पढ़ी लिखी भी होती है, टैलेंटेड भी होती है, डिप्रेशंस में जाके वो ड्रग्स में फंसती है और वो अपनी भी ज़िंदगी तबाह करती है, मुल्क की भी। तो आप लोगों को देख के तो यही मैसेज मैं उन लोगों को देना चाहूँगी सीरियसली। जो इंजीनियर साहब हैं, रियाज साहब, आप क्या कहेंगे हमारे पास? डॉक्टर रियाज साहब जी, मैं एक्चुअली टीचिंग के शोबे से भी वापसता हूँ, और R&D रिसर्च और डेवलपमेंट मेरा पैशन है। तो मैं इस तरह से देखता हूँ कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा मुल्क, हम अपनी इंडिजीनियसली यहाँ पे लोकली चीज़ें बनाएं और हर फील्ड में इसमें एक्सेल करें, क्योंकि हमारा अच्छी खासी इकोनॉमी जो है ना इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। हमारे मुल्क में बेतहाशा टैलेंट है, मगर कोई ना कोई ऐसा वजह है, मैकेनिज़्म है कि हम जितने भी ग्रेजुएट्स इस कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं सारे टैलेंटेड, वो कुछ डीमोटिवेशन की वजह से कंट्री को छोड़ के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा एक सिनेरियो डेवलप हो कि हम अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए इस तरह से खिदमत कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप बताइए। तो जी, मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को एक इंटरनेशनल रिकग्निशन तो मिली है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन हो वो हमारे पाकिस्तान में हो, ताकि इसका जो सबसे पहले जो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं वो हमारी पाकिस्तानी आवाम के अंदर जो विजुअली इम्पेयर्ड है, सबसे पहले वो फ़ायदा इसका हासिल कर सकें। और इसके थ्रू ये भी होगा कि वो तमाम लड़कियां जो मुझे देख रही हैं उनको वो मोटिवेशन मिल सके कि वो भी आगे आएँ। इसी तरह वो भी, उनके दिमाग में भी जो आइडियाज़ हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जो वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो उनको वो उस चीज़ की एक स्कोप नज़र आए कि इस तरह हुआ है, तो ये एक वो भी ऐसे आगे बढ़ के कर सकते हैं, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। ज़बरदस्त। नदीम साहब, मैं आपका फ्यूचर देखती हूँ,
एम्बुलेंस होगी आपके पास, एनजीओ होगी एक छोटी सी, है ना? क्योंकि आप वो दर्द रखने वाले शख्सियत हैं, और जो दर्द रखने वाला इंसान होता है उसके लिए अमीर या बहुत सारा पैसे होने की ज़रूरत नहीं होती। एक गरीब आदमी, मुझे लगता है एक गरीब आदमी का दर्द ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है ना? असल में मैं आपको बताऊं, देखें, मैं एक पाकिस्तानी हूं और मैं दुनिया को साबित कर दूंगा कि वाहिद एक पाकिस्तान मुल्क है जो मैंने एक नई चीज़ ईजाद की है। रिक्शा एम्बुलेंस पूरी दुनिया में नहीं है, और अगर अल्लाह ने चाहा, हमारे नबी के सदक़े में, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मुझे कोऑपरेट करे ना, तो मैं इंशाअल्लाह ताला रिक्शा एम्बुलेंस बनाऊंगा। क्योंकि मीडिया वाले ना एम्बुलेंस का नाम दिया, मैंने नहीं दिया, मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतना आगे तक निकल जाऊंगा। ये तो मीडिया वाले ने मुझे वायरल किया। तो अगर मौका मिला ना मुझे, तो इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में रिक्शा एम्बुलेंस आपको नजर आएगी। अगर हर इलाके में होंगी तो कितने सारे ऐसे मरीज हैं जो बेचारे तड़प तड़प के मर जाते हैं और उनको कोई ले जाने वाला नहीं होता अस्पताल में, तो कितना अच्छा हो जाएगा। देखिए 4 साल से मैं ये वर्किंग कर रहा हूँ, 18 से कर रहा हूँ, 1 जनवरी यानी कि ठीक है। तो आप देख लें, अल्लाह पाक से दुआ करें कि हमारे मुल्क के लिए बेहतरी आ जाए इंशाल्लाह। एंड बेस्ट ऑफ लक इस छोटी सी डिज़ाइनर के लिए, है ना, फॉर योर फ्यूचर। इन दी एंड वाइंड अप करने से पहले, क्योंकि ये आमजद बल्तिस्तानी बैठे हैं, तो आप ही ख़त्म करेंगे हमारा शो अपनी किसी भी नोहा या मनकबत के ज़रिए। माइक वो ले लो। या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस या मोहम्मद एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया। एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया। अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई कि बस या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस या मोहम्मद। देख अभी वक्त है दामन नबी